पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि फायर ऑन द गंगा पुस्तक जो है ना किसने लिखी है, बताइए। फायर ऑन द गंगा पुस्तक किसने लिखी है? तो एक का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? राधिका अयंगर। क्या होगा? राधिका अयंगर, याद रखिएगा। तो फायर ऑन द गंगा पुस्तक किसने लिखी है? तो राधिका अयंगर। नेक्स्ट है, महिला टेनिस में सर्वाधिक जो है ना ग्रैंड स्लैम जीतने खिताब जीतने का रिकॉर्ड जो है ना किसके नाम है, बताइए। कह रहा है कि महिला टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने मतलब खिताब जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो क्या होगा? तो दो का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्गेट क्या होगा? कोर्ट है। कौन है? मार्गेट कोर्ट, याद रखिएगा, ठीक है। महिला टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड मार्गेट कोर्ट की नाम है, और इन्होंने जो है ना कुल जो है ना 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है ना इसके सेकंड नंबर पे कौन है? सेरेना विलियम्स है। कौन है? सेरेना विलियम्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार जो है ना किस भारतीय महिला को प्रथम महिला मिशेल ओबामा द्वारा जो है ना प्रदान किया गया था, बताइए। कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किस भारतीय महिला को प्रथम महिला मिशेल ओबामा द्वारा जो है ना प्रदान किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी। क्या होगा? लक्ष्मी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष जो है ना किस तिथि को जो है ना मनाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो क्या होगा। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 24 अक्टूबर। क्या होगा? 24 अक्टूबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट जो है ना नृत्य परंपरा कौन सी है, बताइए। हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट नृत्य परंपरा कौन सी है? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाटी है। क्या है? नाटी, याद रखिएगा। तो नाटी है ना हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी और पारंपरिक क्या है? नृत्य शैली है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी जो है ना सरिपुत्र का जन्म स्थान जो है ना क्या है, बताइए। कह रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी सरिपुत्र का जन्म स्थान क्या है? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नालंदा है। क्या है? नालंदा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य। कह रहा है मगध साम्राज्य की वह राजधानी कौन सी थी जो चारों ओर पहाड़ियों से क्या है? घिरी हुई थी, बताइए। कह रहा है कि मगध साम्राज्य की वह राजधानी कौन सी थी जो चारों ओर से पहाड़ियों से क्या है? घिरी हुई थी, बताइए क्या होगा। सबको पता है क्या? अपना राजगीर है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर है। तो याद रखिएगा ना कि राजगीर जो है ना प्राचीन नाम इसका क्या था? राजगिरी था। मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी जो पहाड़ियों से क्या है? घिरी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद को किस नगर पालिका का चेयरमैन जो है निर्वाचित किया गया था, बताइए। कह रहा है कि भारत के पहले जो है ना राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस नगर पालिका का चेयरमैन जो है निर्वाचित किया गया था? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। क्या होगा? पटना। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से कौन थे, बताइए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से कौन थे? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फूलन प्रसाद वर्मा। क्या होना? फूलन प्रसाद वर्मा है, ठीक है। याद रखिएगा ना कि फूलन प्रसाद वर्मा बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने समाजवाद और लोकतंत्र की विचारधारा को जो है ना बढ़ावा दिया, ठीक है। और बिहार में सामाजिक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाए थे? फूलन प्रसाद वर्मा निभाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि बिहार का कौन सा हवाई अड्डा नेपाल जाने के लिए उपयोग जो है ना किया जाता है, बताइए। कह रहा है बिहार का कौन सा हवाई अड्डा नेपाल जाने के लिए उपयोग में किया जाता है? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्सौल। क्या होगा? रक्सौल, याद रखिएगा। तो रक्सौल हवाई अड्डा जो है ना बिहार का ऐसा प्रमुख हवाई अड्डा है जो नेपाल जाने के लिए उपयोग किया जाता है, और यह नेपाल सीमा के पास स्थित है। और इस हवाई अड्डे से नेपाल के विभिन्न शहरों के लिए उड़ानें क्या है? उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत रत्न रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले जो है ना कर्नाटक संगीतकार कौन थे या थी? कह रहा है कि भारत रत्न रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कर्नाटक संगीतकार कौन थे या थी? देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या है? बाल मुरली कृष्णन, और दूसरा क्या है? लता मंगेशकर। आगे देखिए, तीसरा क्या है? एम सुब्बालक्ष्मी है, और चौथा क्या है? तो आशा भोसले। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, एम सुब्बालक्ष्मी, ठीक है, एम एस सुब्बालक्ष्मी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व का पहला उपग्रह जो ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी के लिए भेजा गया था वो किस देश द्वारा जो है ना लॉन्च किया गया था, बताइए। कह रहा है विश्व का पहला उपग्रह जो ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी के लिए भेजा गया था किस देश के द्वारा जो है ना लॉन्च किया गया है? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जापान। क्या होगा? जापान, याद रखिएगा, ठीक है, जापान। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कौन व्यक्ति आनंदवन की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है? आनंदवन के लिए जो है ना स्थापना के लिए प्रसिद्ध है, जो लेप्रेसी मतलब कुष्ठ रोग के पीड़ितों के लिए क्या है? आश्रय स्थल है, बताइए क्या होगा। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा आमटे। कौन है? बाबा आमटे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई 14 पे, कह रहा है कि व्यापार एवं माल निशान एक्ट, ट्रेड एंड में क्या है में मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट जो है ना कब पारित किया गया था बताइए। कह रहा है कि व्यापार एवं माल निशान एक्ट, व्यापार एवं माल निशान एक्ट जो है ना कब पारित किया गया था, तो क्या होगा, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1958 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। तो व्यापार और माल निशान अधिनियम जो है 1958 में पारित किया गया था, और इस अधिनियम का उद्देश्य व्यापार के निशान मतलब ट्रेडमार्क के इस्तेमाल को नियंत्रित करना और यह सुनिश्चित करना था कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रतिष्ठित कंपनी में जो है ना ट्रेडमार्क का अवैध उपयोग ना किया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है जैव विविधता में अत्यधिक समृद्धि। बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है जैव विविधता में अत्यधिक समृद्धि। क्या होगा, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है ना किस देश में स्थित है, बताइए। येलो स्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है, तो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में, यूएसए में है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है ना येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए के वायोमिंग, मोंटाना और आइडाहो राज्यों में स्थित है। और यह पार्क जो है ना 1872 में जो है ना स्थापित किया गया था। कौन, येलो स्टोन नेशनल पार्क का स्थापना कब हुआ था, 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि मनुष्य का कान किस आवृत्ति रेंज में सबसे अधिक संवेदनशील होता है, बताइए। कह रहा है मनुष्य का कान किस आवृत्ति रेंज में सबसे अधिक संवेदनशील होता है, तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 से 5 किलो हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैविक अपशिष्ट निम्नीकरण सामग्री को शामिल करता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैविक अपशिष्ट निम्नीकरण सामग्री को शामिल करता है, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोबर, धान का भूसा और सब्जियों के क्या है, अपशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह जिसे अंतिम या स्थिर अवस्था के रूप में जाना जाता है क्या कहलाता है, बताइए। कह रहा है पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह जिसे अंतिम या स्थिर अवस्था के रूप में जाना जाता है क्या कहलाता है, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चरम अवस्था। क्या होगा, चरम अवस्था, जिसको क्या कहेंगे, क्लाइमैक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लाइमैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि नागरिकता की शर्तें और पात्रता को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है, बताइए। नागरिकता की शर्तें और पात्रता को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद है। नेक्स्ट है कौन सा निकाय, कह रहा है कौन सा निकाय, तो कह रहा है कि कौन सा निकाय जो है ना मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है, बताइए। कह रहा है कौन सा निकाय मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति। कौन होगा, राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य के निवासी थे, बताइए। सबको पता है क्या होगा, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन है, बिहार। क्या होगा, बिहार। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब आयोजित की गई थी, जिसमें लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश के राज्य केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से जनगणना की गई थी, बताइए। कह रहा है कि भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब आयोजित की गई थी, जिसमें लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश के राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से क्या हुआ था, जनगणना किया गया था। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1977 में किया गया था। कब किया गया था, 1977 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जो है ना जोड़ा गया था, बताइए। क्या होगा, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची। क्या होगा, 10वीं अनुसूची। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 के द्वारा जो है ना भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, इसी को बोलते हैं ना दल बदल कानून के रूप में जाना जाता है, दल बदल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी, बताइए। कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी, तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेबर पार्टी। क्या होगा, लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, बताइए। भारत के संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा ना कि भारत के संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने और उनके नेतृत्व में भारतीय संविधान का मसौदा जो है ना तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए। करा यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। कौन करते हैं? राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय कौन देश के जो है राष्ट्रपति थे? यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय कौन देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा, कौन सा आंसर होगा बताइए। तो 28 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो याद रखिएगा ना कि भारत में पहली राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में चीन के साथ युद्ध के कारण लगी थी। उस समय डॉक्टर एस राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति थे और आपातकाल की घोषणा के दौरान डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने संविधान के तहत आवश्यकता अनुसार आपातकाल की स्थिति को लागू किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है कि संविधान के 73वें संशोधन के तहत पंचायतों को निर्दिष्ट किए गए कार्य किस सूची में वर्णित है? तो क्या होगा? 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 11वीं अनुसूची। क्या होगा? 11वीं अनुसूची। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में जो है ना किया गया है? भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 51 का ए। नेक्स्ट है हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भारत में देखा गया था? हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भारत में देखा गया था? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए, खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की वृद्धि। तो कह रहा है कि हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भारत में देखा गया था? तो खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की क्या है? वृद्धि देखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये 32 पे कह रहा है कि उस सेट को क्या कहा जाता है? कह रहा है उस सेट को क्या कहा जाता है जो उन सभी बंडलों का संग्रह होता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय के साथ विद्यमान बाजार कीमतों पर खरीद सकता है। कह रहा है उस सेट को क्या कहा जाता है जो उन सभी बंडलों का संग्रह होता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय के साथ विद्यमान बाजार कीमतों पर खरीद सकता है। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बजट। क्या होगा? बजट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुद्रा के संबंध में। यहाँ पे दिया हुआ है कि मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन जो है ना सही है? पहला कह रहा है मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करती है। तो ये क्या है? बिल्कुल सही। क्या है? तो सही है। ठीक है। अब बी कह रहा है कि सभी वस्तुएं और सेवाएं का मूल मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। ये भी क्या है? तो बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन क्या होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी क्या है? दोनों सही है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है बेरोजगारी दर की गणना किसके अनुपात के रूप में की जाती है? कह रहा है कि बेरोजगारी दर की गणना जो है ना किस अनुपात के रूप में की जाती है? तो क्या होगा? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए, बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल। ठीक है। तो कह रहा है कि बेरोजगारी दर की गणना किसके अनुपात के रूप में की जाती है? तो बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा गठित समूहों में से कौन सा समूह नहीं है? बताइए। कह रहा है कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा गठित समूहों में से कौन सा समूह नहीं है? पहला है शहरी मॉडल सब बैंक, दूसरा है स्वयं सहायता समूह, तीसरा है संयुक्त देयता समूह और चौथा क्या है? ग्रामीण मॉडल बैंक। इसमें कौन नहीं है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, शहरी मॉडल बैंक नहीं है, लेकिन स्वयं सहायता समूह है, संयुक्त देयता समूह है जिसको JLG बोलेंगे, और ग्रामीण मॉडल बैंक, ये तीनों है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण जो है ना कौन करता है? बताइए। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, योजना आयोग। अब क्या है? वर्तमान में क्या है? नीति आयोग इसको बोलते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? 2015 में इसका जो है ना स्थापना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद प्लस जो है ना विदेशी प्राप्त निवल कारक आय बराबर क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशी से प्राप्त निवल कारक आय बराबर क्या होगा? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि तारे मुक्ता किससे बने होते हैं? बताइए। तारे मुक्ता जो है ना किससे बने होते हैं? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। नेक्स्ट है भारत में रबी फसलें किस अवधि में जो है ना उगाई जाती है? बताइए। भारत में रबी फसलें किस अवधि में उगाई जाती है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर से मार्च में। क्या होगा, तो कह रहा है ना कि भारत में जो है रबी फसलें किस अवधि में उगाई जाती हैं, तो अक्टूबर से मार्च में। क्या होगा, अक्टूबर से मार्च। तो याद रखिए ना कि रबी फसलें ठंडी जलवायु में उगाई जाती है। रबी फसलें जो होती हैं ठंडी जलवायु में उगाई जाती है। इन्हें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और इसे जो है ना मार्च अप्रैल में क्या होता है, तो काटा जाता है। क्या होता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। और प्रमुख रबी फसलें में गेहूँ, चना, सरसों और क्या है, मटर शामिल है। नेक्स्ट है, कह रहा है भारत में कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है ना किस रेलवे स्टेशन पर स्थित है। क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। नेक्स्ट है, तारों के बीच आयनित गैस और धूल का विशाल बादल क्या कहलाता है। तारों के बीच स्थित आयनित गैस और धूल का विशाल बादल क्या कहा जाता है। तो 41 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नेब्यूला। क्या कहते हैं, नेब्यूला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि तिब्बत की यारलुंग सांगपो नदी भारत में किस नाम से जो है ना जानी जाती है, बताइए। कह रहा है तिब्बत की यारलुंग सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्रा। क्या होगा, ब्रह्मपुत्रा, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि तारामती चोटी जो प्राकृतिक सौंदर्य और ऊंचाई के लिए जानी जाती है भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। कह रहा है कि तारामती चोटी जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऊंचाई के लिए जानी जाती है भारत के किस राज्य में स्थित है। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, कह रहा है बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरू बेल्ट जो कर्नाटक राज्य में स्थित है मुख्य रूप से किस खनिज के भंडार के लिए जो है ना जानी जाती है, बताइए। कह रहा है बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरू बेल्ट जो कर्नाटक राज्य में स्थित है मुख्य रूप से जो है ना किस खनिज भंडार के लिए जानी जाती है, बताइए क्या होगा। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लौ अयस्क। क्या होगा, लौ अयस्क। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम सिलिकेट से भरपूर चट्टानों के अपघटन के फलस्वरूप बनने वाले खनिज अयस्कों में कौन सा मुख्य रूप से जो है ना अवक्षेपित होता है, बताइए। कह रहा है एल्यूमिनियम सिलिकेट से भरपूर चट्टानों के अपघटन के फलस्वरूप बनने वाले खनिज अयस्कों में से कौन सा मुख्य रूप से अवक्षेपित होता है। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। क्या होगा, बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि भारत में सर्दियों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होते हैं, बताइए। कह रहा है कि भारत में सर्दियों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होते हैं। क्या होगा, बताइए। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर के ऊपर। क्या होगा, भूमध्य सागर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी पूरे वर्ष बारहमासी जल प्रवाह बनाए रखती है, बताइए। कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी पूरे वर्ष बारहमासी जल प्रवाह बनाए रखती है। क्या होगा, तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, कावेरी। क्या होगा, कावेरी। नेक्स्ट है, कह रहा है फरक्का बैराज के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था, बताइए। कह रहा है कि फरक्का बैराज के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था। तो पहला कह रहा है कि बांग्लादेश को बहकर जाने वाली पानी को रोकना, ये उद्देश्य जो है नहीं था। नेक्स्ट है, कोलकाता बंदरगाह पर गाद के जमाव को रोक लगाना, ये बिल्कुल उद्देश्य था। नेक्स्ट है, कोलकाता बंदरगाह के कटाव को रोकना, ये भी उद्देश्य था। और नेक्स्ट है, गंगा नदी में जहाज़ों की आवाजाही को सुगम बनाना, ये भी क्या है, उद्देश्य था। तो बी, सी और डी था, लेकिन जो है ना ए नहीं था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 48 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन 49 कर रहा है उदयपुर की जावार खाने किस खनिज के लिए जो है जानी जाती है, बताइए। उदयपुर की जावार खाने किस खनिज के लिए जानी जाती है। तो 49 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जस्ता। क्या होगा, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पे जो है ना कुछ छूटा हुआ है। यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि तराई क्षेत्र की बस्तियां जो है सघन होती है, ये जो होगा ना ए में होगा। और इसका कारण जो है ना इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान नियमित रूप से जल प्लावन होता है। इस कथन और कारण का सही मूल्यांकन क्या है, ये देखिए यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे जो है ना इसका आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ना कि तराई क्षेत्र की बस्तियां सघन होती है और आर में कह रहा है कि इसका कारण जो है ना कि क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान नियमित रूप से जल प्लावन होता है। दोनों में कह रहा है कि कौन सा जो है ना कथन बिल्कुल सही है, बताइए कौन होगा, दोनों में कौन सही है बताइए। तो 50 का जो राइट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी। ए जो है गलत है, किंतु आर क्या है, तो सत्य है। ठीक है, तो तराई क्षेत्र की बस्तियां सघन होती है, क्या है, गलत है, लेकिन इसका कारण है कि सघन इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान नियमित रूप से जल प्लावन होती है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा है कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह विफल रही थी, बताइए। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से विफल रहा था।
तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक था? 1961 से 1966 तक, याद रखिएगा। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था कितना से कितना, 1961 से 66, भारत की योजनाओं में सबसे ज़्यादा विफल मानी जाती है। इसका मुख्य जो है ना उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि और औद्योगिकरण को बढ़ावा देना था, लेकिन यह योजना कई कारणों से क्या हुआ था, विफल रहा था। ठीक है, क्या कारण क्या था? 1962 में चीन युद्ध हो गया था। इस युद्ध में देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया गया था, इसलिए जो है इसको पूरी तरह से क्या बोलते हैं, विफल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र शहर में 570 मीनारे और कितने द्वार थे, बताइए। कह रहा है कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र शहर में 570 मीनारे और कितने द्वार थे? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 64। 570 मीनारे, 64 द्वार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि द्वितीय एंग्लो बर्मा मतलब बर्मी युद्ध जो है ना, कह रहा है किस वर्ष लड़ा गया था, बताइए। कह रहा है द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध जो है ना किस वर्ष लड़ा गया था? तो 53 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1852 ईस्वी में लड़ा गया था। तो तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध जो है ना 1852 में लड़ा गया था, और यह युद्ध जो है ना ब्रिटिश साम्राज्य और बर्मा मतलब वर्तमान में क्या है म्यांमार के बीच हुआ था। और यह युद्ध पहले एंग्लो बर्मा युद्ध मतलब 1824 से 26 के बाद हुआ था, और इसका कारण बर्मा के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के बढ़ते संघर्ष थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा जो है ना का उपयोग शुरू किया था, बताइए। कह रहा है 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? तो 54 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है किस पुर्तगाली अन्वेषक ने 1498 में यूरोप से भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजा था, बताइए क्या होगा? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, वास्को डी गामा। क्या होगा? वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि साइमन कमीशन में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या क्या थी, बताइए। साइमन कमीशन में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, बताइए क्या होगा? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी, शून्य था, जीरो था। क्या था? शून्य था। और एक क्वेश्चन जो है ना आज ही हम टेस्ट में करवाए थे शाम में 3 बजे, इसलिए बार बार बोलते हैं कि शाम में जो है 3 बजे जो टेस्ट होता है ना उस टेस्ट को दिया कीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और जो राहुल स्टडी ग्रुप है टेलीग्राम चैनल जो ऑफिशियल है इस चैनल का, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसी पे जो है ना आपका सारा नोटिफिकेशन, क्लास, PDF सबको दिया जाता है। और जो एक ग्रुप है उसमें सिर्फ टेस्ट होता है और एक करेंट अफेयर्स का ग्रुप है, तो सभी लोग ज्वाइन करके रखिए। और टेस्ट शाम में दिया कीजिए। शाम में जो 3 बजे टेस्ट दीजिएगा ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बहुत बारीकी से जो है ना क्वेश्चन सेट किया जाता है, इसलिए टेस्ट दिया कीजिए। चलिए, जो टेस्ट लगाए उनको पता होगा। आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन था या नहीं था टेस्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 कर रहा है भारत छोड़ो आंदोलन। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसे याद किया जाता है, बताइए। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसे याद किया जाता है? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणा आसफ अली। क्या होगा? अरुणा आसफ अली, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि चटगांव शस्त्रागार छापे 1930 से जुड़ा हुआ है व्यक्ति कौन था, बताइए। चटगांव शस्त्रागार छापे 1930 से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन था? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धेंतु दस्तीदार। कौन थे? अर्धेंतु दस्तीदार थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है घटोत्कच। कह रहा है घटोत्कच जो 290 से 305 ईस्वी में राज किया था किस साम्राज्य का राजा था, बताइए। कह रहा है घटोत्कच जो है 290 से 305 ईस्वी में राज किया था किस साम्राज्य का राजा था? तो क्या होगा? 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त साम्राज्य। क्या होगा? गुप्त साम्राज्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पे कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे, बताइए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 61 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ना सही सुमेलित जोड़ी है? इसमें सही पूछा है, ऑप्शन को देखिए। तो पहला क्या है ना, पहला ऑप्शन कह रहा है कि राम नारायण जो है ना सिराजदौला का सेनानायक था। ये क्या है? तो गलत है। सिराजदौला का सेनानायक बोलेगा तो कौन था? मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर। और मीर जाफर का दीवान कौन था? इसका कोई दीवान नहीं था। ठीक है, और बिहार का सूबेदार बोलेगा तो कौन था? राय दुर्लभ। ये भी क्या है? ये भी गलत है। बिहार का सूबेदार पूछेगा तो कौन था? राजा मानसिंह था। कौन था? राजा मानसिंह। इसमें जो है ना केवल डी सही है, सही भी पूछा था। तो बंगाल का प्रसिद्ध सेठ बोलेगा तो कौन था? जगत सेठ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 कर रहा है कि नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हाल ही में खबरों में रही किस राज्य में स्थित है, बताइए।
नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हाल ही में खबरों में रही किस राज्य में स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में। कहाँ स्थित है, तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है कि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद सिंह साहनी। कौन है, अरविंद सिंह साहनी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कि प्रश्न जो है ना, हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय क्रिकेटर जो है ना कौन है, बताइए। हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिद्धिमान साहा। क्या होगा, रिद्धिमान साहा। तो याद रखिएगा ना कि हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है, रिद्धिमान साहा। ये घोषणा कर चुके हैं, जो है संन्यास मतलब जो है ना ले लेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और एक जो है ना एक प्रकार के विकेट कीपर भी और बल्लेबाज हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 65 पे। कह रहा है कि महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ना हाल ही में किस देश ने किया। महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस देश ने किया। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने किया। कौन किया, भारत। चलिए क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे कह रहा है कि हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ हुआ था, बताइए। हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ हुआ है। तो 66 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ है, असम में हुआ है। कहाँ, असम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है 2024 में महिला बैलन डी और अवार्ड जीतने वाली महिला फुटबॉलर कौन है, बताइए। 2024 में महिला बैलन डी और अवार्ड जीतने वाली महिला फुटबॉलर कौन है, बताइए क्या होगा। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एटाना बोनमाती। कौन है, एटाना बोनमाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है, बताइए। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम से सिफारिश किया गया है, बताइए क्या होगा। तो इस 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस संजीव खन्ना। कौन है, जस्टिस संजीव खन्ना, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 पे। कह रहा है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, बताइए। कह रहा है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 में जो है ना रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, बताइए क्या होगा। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 79 है। कितना है, 79। याद रखिएगा कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का रैंक 79वां है। और इस सूचकांक में देशों की न्यायिक प्रक्रियाओं, कानून के शासन और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के आधार पर रैंकिंग की जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 70 पे। करा नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताइए। नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनीष तिवारी। किसको किया गया, मनीष तिवारी को। चलिए आगे आइए देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है, बताइए। आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंडमाला। क्या होगा, गंडमाला। याद रखिएगा आयोडीन की कमी के कारण जो है ना गंडमाला नामक रोग होता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि क्या होती है, सूज जाती है, जिससे गर्दन में गांठ बन जाती है। आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन का उत्पादन सही से नहीं हो पाता है, जिससे गंडमाला जो है ना जैसी समस्या उत्पन्न होती है। और यह मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां आयोडीन का युक्त आहार का सेवन कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव में पीत का स्राव कहाँ होता है, बताइए। मानव में पीत का स्राव कहाँ होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत में होता है। कहाँ होता है, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि परागकण जो है ना कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। परागकण कहाँ पाए जाते हैं। तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परागकोश में। कहाँ पाए जाते हैं, परागकोश में। नेक्स्ट है कह रहा है मानव शरीर में यकृत जो है ना कहाँ स्थित होता है, बताइए। मानव शरीर में यकृत जो है ना कहाँ स्थित होता है। तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दाहिने और पेट के ऊपर। क्या होगा, दाहिने और पेट के ऊपर। नेक्स्ट है कह रहा उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने में किसकी क्रिया के कारण होती है, बताइए। उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने में किसकी क्रिया के कारण होती है, तो बताइए क्या होगा। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। क्या होगा, बैक्टीरिया, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है शासकीय आंकड़ों के अनुसार भारत में अंधपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है, बताइए। कह रहा है शासकीय आंकड़ों के अनुसार भारत में अंधपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोतियाबिंद है। क्या है, मोतियाबिंद। नेक्स्ट है एल्कोहल के निरावीसन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है, बताइए। कह रहा है एल्कोहल के निरावीसन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है। तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यकृत है। क्या है, यकृत है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एल्कोहल के निरावीसन के लिए यकृत क्या है, उत्तरदायी होता है। और यकृत में जो है एल्कोहल का क्या है, मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है।
और यानी यह जो है शरीर में एल्कोहल को तोड़ता है और उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए उपयुक्त रूप में क्या होता है, परिवर्तित करता है। और यकृत में मौजूद एंजाइम इस प्रक्रिया में क्या करता है, मदद करता है। तो याद रखिएगा कि एल्कोहल की निरावेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है, तो यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किस क्रम में होता है, बताइए। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन जो है ना किस क्रम में होता है, बताइए क्या होगा। तो इसका जो है ना रक्त के द्वारा होता है, फुफ्फुस के द्वारा होता है, ऊतक के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना 78 का राइट आंसर होगा इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो पहले इसमें जो होगा ना, पहले क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा पहले फुफ्फुस के द्वारा, ठीक है। इसमें पहले हो जाएगा फुफ्फुस के द्वारा। याद रखिए, देखिए पहला जो होगा ना, इसमें कह रहा है मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किस क्रम में होता है, तो पहले हो जाएगा फुफ्फुस के द्वारा, फिर किसके द्वारा हो जाएगा, तो रक्त के द्वारा, फिर हो जाएगा ऊतक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2, 1, 3। तो पहले फुफ्फुस के द्वारा, फिर रक्त के द्वारा, फिर जो है ना ऊतक के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 पे क्वेश्चन 79 कर रहा है कि सेल्सियस और फारेनहाइट स्केलों में किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाया जाएगा, बताइए। सेल्सियस और फारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाया जाएगा, तो 79 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है, बताइए। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है, तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा और क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि 1908 में किसने यह खोज की कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग का होता है, बताइए। कह रहे 1908 में किसने यह खोज की कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग का होता है, बताइए कौन किया था। तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि जब बल और विस्थापन के बीच कोण जो है ना डैश कितना होता है जो कार्य का मान ऋणात्मक होता है, बताइए। जब बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होता है जो कार्य का मान ऋणात्मक होता है, तो 82 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है जब तापदीप्त विद्युत बल्ब दीप्तिमान होता है तब विद्युत ऊर्जा किस रूप में जो है ना परिवर्तन होता है। कह रहा है जब तापदीप्त विद्युत बल्ब दीप्तिमान होता है तब विद्युत ऊर्जा का किस रूप में परिवर्तन होता है। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी हो जाएगा, क्या होगा, बी। इसमें जो है ना विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा में आंशिक रूप से क्या ऊर्जा, ताप ऊर्जा में क्या परिवर्तित होती है। तो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि जब तापदीप्त विद्युत बल्ब दीप्तिमान होता है तब विद्युत ऊर्जा का किस रूप में परिवर्तन होता है, तो विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा और आंशिक रूप से ताप ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तित होती है। चलिए क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे करा 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है ना कि कौन सा जो है, देखिए इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल क्या है, तो सही है। देखिए इसमें कह रहा है ना, देखिए इसमें पहला देखिए कर रहा है, इसमें देखिए कह रहा है कि निम्न कथनों में विचार कीजिए इसमें कौन सा कथन सही है। देखिए पहला कह रहा है हृदय जो है ना अपसर्व आवृत्ति पर कंपन करता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और दूसरा कह रहा है कि ध्वनि की गति गैस में और द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होता है, ये भी क्या है, गलत है। दूसरा क्या है, गलत है। और तीसरा देखिए कह रहा है कि मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, बिल्कुल क्या है, ये भी सही है। और प्रसरव ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये भी क्या है, तो सही है। तो 1 और 3, 4 क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1, 3 क्या हो, 4 सही, लेकिन 2 क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या होगा ना, 2 नंबर में ध्वनि गति गैस में और द्रव एवं ठोस की तुलना में क्या होता है, कम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ध्वनि की गति जो है ना, यहाँ पे होगा कि ध्वनि की गति गैस में द्रव और ठोस की तुलना में कम होती है और ध्वनि की गति ठोस पदार्थ में क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इसलिए 2 नंबर क्या है, गलत है, ठीक है। इसलिए 1, 3, 4 क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 होगा 84 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पे क्वेश्चन 85 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नकरणीय है, बताइए, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बताइए क्या होगा। तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन है। नेक्स्ट पे करें निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे हल्का है जिसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है, बताइए। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे हल्का है जिसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा ना कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है, जो है ना लगभग 1 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है, जबकि बाकी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान इससे अधिक होते हैं। जैसे नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 14 AMU होता है, लिथियम का द्रव्यमान 7 होता है, और जो है ना हीलियम का द्रव्यमान बोलेगा तो 4 होता है,
ठीक है। नाइट्रोजन कितना होता है 14। और नेक्स्ट है लिथियम का बोलेगा तो लिथियम कितना होता है तो 7 होता है। और हीलियम का बात करें तो हीलियम का जो है ना 4 होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है न्यूलैंड की आवर्त सारणी में किन दो तत्वों का एक ही स्लॉट में रखा गया था, बताइए। न्यूलैंड की आवर्त सारणी में किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था, बताइए क्या होगा। तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट और निकेल। क्या होगा, कोबाल्ट और निकेल, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 88 पे। क्वेश्चन नंबर 88 करा, यदि धोबन सोडा की थोड़ी मात्रा 1 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है, बताइए। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ क्या होती निकलती है। तो कह यदि धोबन सोडा की थोड़ी सी मात्रा में 1 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज बुदबुदाहट के साथ क्या है निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 89 पे करा टॉर्च लाइट। करा टॉर्च लाइट विद्युत सेवर और अन्य साधनों में प्रयुक्त बैटरियों के इलेक्ट्रोडों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना समानता पाया जाता है, बताइए। तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ए, निकेल और क्या होगा कैडमियम होगा। क्या होगा, निकेल और कैडमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है सूची 1 सूची 2 को जो है ना मिलान करने बोल। इसमें कह रहा है कि इसमें जो है ना सूची 1 में क्या अणु या आयन दिया हुआ है और सूची 2 में क्या है ज्यामितीय संरचना दिया हुआ है। देखिए अणु आयन में BF पहला क्या है BF5, BF5 क्या होगा तो BF5 का जो क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्या होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। और BrF7F5 का क्या होगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि BrF5 क्या होगा, इसका जो हो जाएगा BrF5 का हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्क्वायर वाई पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है PF5 का क्या हो जाएगा, PF5 का जो हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए ना BF5 जो है ना बोरोन पेंटाफ्लोराइड की ज्यामितीय संरचना होती है जिसका टेट्राहेड्रल होती है। और BrF5 जो है ना ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड की ज्यामितीय संरचना स्क्वायर प्लेनर होती है, ठीक है। और BrF5 जो है ना यह क्या है तो यह मतलब पुनः जो है दोबारा मतलब ये दिया गया है पुनः प्रश्न दिया गया है। इसमें शायद मतलब गलती से जो है ना इसमें कुछ सर का त्रुटि कारण जो है ना इसमें देख लीजिएगा, PDF भेज देंगे तो आप उसमें वहाँ पे जो है ना यहाँ पे इसको में थोड़ा सा ना त्रुटि है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सारा कुछ सही है। चलिए आगे देखिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 91 है। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ भी आपको बोले थे कि फुल एंड टेस्ट है, तो इसमें मैथ भी है, इंग्लिश भी है और क्या है तो हिंदी भी है, ठीक है। तो 91 का आप लोग बना लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो जो है ना ग्रुप में आप भेज दीजिएगा। तो आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि आप लोग अगर बनाए होंगे, अगर सेट हम भेजे थे तो अगर आप लोग बनाएंगे तो ठीक है, बाकी इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। देखिए 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ए होगा। क्या होगा, ए होगा, ठीक है। आगे देखिए 92 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 92 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो 92 का बी होगा। क्या होगा, बी होगा। आगे देखिए 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 94 का जो राइट आंसर होगा 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 घंटा होगा, ठीक है, 6 घंटा। बाकी जो है ना फुल PDF हम पूरा डिटेल के साथ भेज देंगे। आप लोग क्लास के बाद जो है ना पहले क्लास देख करके आप लोग मिला लीजिए, उसके बाद फुल PDF आपको हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए 95 का जो है ना ये भी मैथ का क्वेश्चन है। 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी होगा, 10 साल, ठीक है। नेक्स्ट 96 का जो राइट आंसर होगा 96 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर सोल्यूशन करेंगे ना तो बहुत लॉन्ग चल जाएगा क्लास, इसलिए आप लोग देखिए नहीं। बहुत लोग का बोलते हैं कि नहीं कम समय में करवाइए, ऐसा होगा तो हम आपको सोल्यूशन करके जो है ना टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। पूरा मैथ का क्वेश्चन लिख करके और सोल्यूशन बना करके हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो 96 हो गया। चलिए 97 पे आइए। 97 देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना 97 कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ऑफ वॉइस वर्सा एज द केस में बी। इट जो है ना केस में भी दिया हुआ है, इट इज़ टाइम फॉर फूड टू बी ईटेन, इट इज़ टाइम फॉर फूड टू बी ईटेन। इसका क्या होगा, 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो डी होगा। क्या होगा, डी, ठीक है। फूड इज टू बी ईटेन नाउ। यहाँ पे क्या सब्जेक्ट टू यहाँ है ना, सब्जेक्ट इज टू बी वर्ब 3 मतलब पैसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज टाइम फॉर फूड टू बी ईटेन, तो क्या हो जाएगा फूड इज टू बी ईटेन नाउ, ठीक है। चलिए 98 का ये
कह रहा है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच वाइस वर्सा इन द केस ऑफ मे बी दिया हुआ है, मतलब नरेशन दिया हुआ देखिए यहाँ पे डायरेक्ट जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ नरेशन आप पढ़े होंगे ना तो आपको पता होगा। एवरी डे एवरीबॉडी सेड हाउ विल सी सिंग्स, बताइए क्या होगा। तो 98 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। एवरीबॉडी एक्सक्लेम्ड दैट सी सैंग वेरी वेल, ठीक है। तो कह रहा है एवरीबॉडी सेड हाउ विल सी सिंग्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एवरीबॉडी एक्सक्लेम दैट सी सैंग वेरी वेल। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा नीचे देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं, विकल्पों में से चुनिए। जिसका अपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं, जिसका अपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं। तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, अपकृत। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है। तो लास्ट का देखिए मैथ का है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 100 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 10 होगा। तो आप लोग बताइएगा क्लास कैसा लगा। ये जो था ना सेट जो टेस्ट हुआ था आज ही, जो 19 तारीख को टेस्ट हुआ था, फुल लेंथ टेस्ट था। तो आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा। और कुछ और आप लोग को बोलना है तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, आपका जो है ना रिप्लाई वहाँ से मिल जाएगा। तो हर ग्रुप में जो है ना क्लास को शेयर कीजिए, जितना हो पाता है ना सभी ग्रुप में शेयर कीजिए। और बाकी जो भी क्लास इस चैनल पे आ रहा है सभी क्लास को देखा कीजिए, आपको बहुत फायदा करेगा। ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक हो या तो अब तो परीक्षा मंथन का भी करेंट अफेयर स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप सब धूपगढ़ ही कह रहा है ना कि धूपगढ़ी, कह रहा है कि धूपगढ़ी की चोटी जो है ना अवस्थित है कहाँ, बताइए। कह रहा है कि धूपगढ़ी की चोटी जो अवस्थित है कहाँ अवस्थित है। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतपुरा की पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी, मतलब जिसको रिफ्ट वैली कहते हैं, से होकर बहती है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली से होकर बहती है, तो क्या होगा। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा। कौन सा बहता है, नर्मदा बहता है, और एक ताप्ती बहती है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में जो है नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जो है राजस्थान में क्या है, तो नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताइए। 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। चिन्या जलप्रपात जो है ना ये कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे जो है ना स्थित है। तो याद रखिएगा कि चिन्या जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसकी अगर ऊंचाई का बात करें कितना है, तो 183 मीटर है। कितना, 183 मीटर है, ठीक है। अगर चुलिया का बात करें किस नदी पर है, चंबल नदी पे है। पुनासा का बात करें किस नदी पे है, तो चंबल नदी पे है। और ये बिहार का बात करें, बिहार जो है ना चंबल नदी पे ही स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा दर कितना होती है, बताइए। कह रहा है कि भारत में औसत जो है ना वार्षिक वर्षा कितना होता है, बताइए। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 125 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, गंगा ब्रह्मपुत्रा घाटी किस फसल के लिए जो उत्पादन के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है, बताइए। कह रहा है गंगा ब्रह्मपुत्रा घाटी किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या होगा। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, जूट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आइए, कह रहा आपातानी सिंचाई प्रणाली जो है ना कहाँ प्रचलित है, बताइए। आपातानी सिंचाई प्रणाली जो है कहाँ प्रचलित है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, तो प्रचलित है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है, गलत मतलब असत्य है। यहाँ पे परियोजना दिया हुआ है, यहाँ पे नदी दिया हुआ है, तो कौन सा गलत है इसके बारे में जानते हैं। तो पहला कह रहा है बगलिहार परियोजना किस नदी पे है, चिनाव नदी पे, क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा है चुलबुल परियोजना किस नदी पे है, झेलम नदी पे। तो चुलबुल परियोजना जो है ना किस नदी पे, झेलम नदी पे, क्या है, सही है। और अलमाटी बांध बोलेगा किस नदी पे है, तो अलमाटी बांध जो है ना कृष्ण कावेरी नहीं, क्या होगा, अलमाटी बांध जो है ना कृष्णा नदी पे स्थित है, ठीक है। तो ये कथन क्या है, गलत है। और चंबल परियोजना किस नदी पे है, तो चंबल नदी पे, क्या कथन सही है, ठीक है। तो ए बी डी क्या है, सही है, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों दोनों में सर्वाधिक सड़क घनत्व कौन सा है, बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों दोनों में सर्वाधिक घनत्व किसका है, बताइए क्या होगा। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में, दिल्ली का है, किसका है, दिल्ली का, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का बालाघाट किस खनिज के लिए जो है ना प्रसिद्ध है, बताइए। कह रहा है कि मध्य प्रदेश का बालाघाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या होगा, बताइए। मध्य प्रदेश का बालाघाट जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र नहीं है, बताइए। कह रहा है इनमें से कौन सा जो है ना भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, कृष्णा गोदावरी बेसिन नहीं है, लेकिन दामोदर घाटी क्षेत्र है, पश्चिमी तट है और पोआ घाटी है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है ना कौन है, बताइए। कह रहा है कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी,
दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा अलांगसेसिया। अलांगसेसिया क्या है बताइए? अलांगसेसिया जो है ना क्या है बताइए, क्या होगा? तो अलांगसेसिया जो है ना क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जहाज पुनरावर्तन कारखाना है। क्या है? जहाज पुनरावर्तन कारखाना है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि वियतनाम की राजधानी जो है ना कहाँ है बताइए? वियतनाम की राजधानी कहाँ है? क्या होगा? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी, हनोई है। क्या है? हनोई। नेक्स्ट है, तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा जो है ना क्या है बताइए? तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या है बताइए, क्या होगा? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनात है। क्या है? मनात। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है ना कहाँ स्थित है बताइए? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहाँ स्थित है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार में जो है ना अवस्थित नहीं है बताइए? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद जो है ना बिहार में अवस्थित नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? तो मल जो है ना, मल महाजनपद कहाँ स्थित है? तो यूपी में स्थित है। ठीक है, और अंग, बज्जी और मगध कहाँ है? बिहार में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर अंग का राजधानी पूछेगा तो कहाँ है? चंपा में है, और ये जो है ना भागलपुर एवं मुंगेर के बीच स्थित है। ठीक है, मगध का राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? राजगिरी है। वज्जी का राजधानी बोलेगा तो वैशाली है, और मल का राजधानी बोलेगा तो क्या है? तो कुशीनगर है। ठीक है, और ये जो है ना पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर देवरिया जिले में क्या है? तो स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु, कह रहा है महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है ना कब हुआ था बताइए? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? तो क्या होगा? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 483 BC में हुआ था। ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है आर्यभट्ट। कह रहा है आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे बताइए? आर्यभट्ट जो है ना किस शासक के दरबार में रहते थे? तो क्या होगा बताइए? आर्यभट्ट जो है ना किस शासक के दरबार में रहते थे? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो आर्यभट्ट जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, और भारतीय गणित और भारतीय खगोल विज्ञानी भी थे। कौन? आर्यभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट है एहोल प्रशस्ति के रचनाकार जो है थे कौन बताइए? एहोल प्रशस्ति के रचनाकार थे कौन बताइए, क्या होगा? इसका राइट आंसर हो क्या होगा? 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रवि कीर्ति थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि एहोल अभिलेख का बोलेगा तो किस शासक से संबंधित था? तो एहोल अभिलेख जो था ना चालुक्य राजवंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। ठीक है, और इस अभिलेख की रचना बोलेगा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? रवि कीर्ति के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, रवि कीर्ति होगा। नेक्स्ट है कैलाश मंदिर एलोरा निर्मित है किस शैली में बताइए? कह रहा है कि कैलाश मंदिर एलोरा निर्मित है किस शैली में बताइए, क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेसर शैली में निर्मित है। किस शैली में? बेसर शैली में निर्मित है। नेक्स्ट है बलवन की रक्त और लौह नीति को त्यागने वाला पहला मध्यकालीन शासक था बताइए, कौन था? कह रहा है कि बलवन को रक्त और लौह नीति को अपना त्यागने वाला, यहाँ पे त्यागने बोल रहा है, क्या है? त्यागने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? क्या होगा बताइए? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है बुंदेला राजपूतों का विद्रोह जो है ना किस मुगल शासक के समय हुआ था बताइए? कह रहा है बुंदेला राजपूतों का विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? क्या होगा बताइए? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। क्या होगा? शाहजहां। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है लॉर्ड इरविन से नहीं है बताइए? कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना किसका संबंध लॉर्ड इरविन से नहीं है? तो देखिए, पहला है चटगांव शस्त्रागार पर हमला, ये लॉर्ड इरविन से संबंधित है। और दूसरा है शारदा अधिनियम पर क्रियान्वयन, ये भी लॉर्ड इरविन से संबंधित है। और नेक्स्ट है कांग्रेस का सर्वदलीय सम्मेलन बोलेगा तो लॉर्ड इरविन से संबंधित है। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये जो है ना लॉर्ड वेलिंगटन से। किससे है? तो लॉर्ड वेलिंगटन से संबंधित है, लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 को हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसके द्वारा जो है ना प्रारंभ किया गया था बताइए? कह रहा है कि राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मजहर उल हक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक ग्वालियर टैंक बम्बई में हुई थी, उसकी अध्यक्षता जो है ना किए थे कौन बताइए? कह रहा है कि 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक ग्वालियर टैंक बम्बई में हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने किया था बताइए? कौन किए थे बताइए, क्या होगा? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अबुल कलाम आज़ाद ने किए थे। कौन किए थे? अबुल कलाम आज़ाद किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी बताइए, किससे?
कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी, किससे? तो क्या होगा? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्वा नेटिव इन्फेंट्री से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है फिनिक्स बस्ती का संस्थापक जो है इनमें से कौन था? बताइए, फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? बताइए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताइए, पहला ऑप्शन कह रहा है, देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है यह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में शुरू किया गया था, ये क्या है? गलत है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था ना, ये जो है ना कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए जो है ना व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया था। और यह जो विचारधारा था किसका था? गांधी जी का था। ठीक है, और इसका दूसरा चरण बोलेगा तो अक्टूबर 1941 में शुरू हुआ था, ये क्या है? ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत, ए नंबर भी गलत है और बी नंबर भी गलत है। याद रखिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा चरण जो है ना कब शुरू हुआ था? तो जनवरी जो है ना, जनवरी 1941 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 1941 में शुरू हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि इसके जो है ना व्यक्तिगत सत्याग्रही के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कह निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित हैं? बताइए, यहाँ पे है ना संबंधित नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे संबंधित नहीं है, यहाँ पे नहीं जोड़ लीजिएगा। ठीक है, कह निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेटरनिक नहीं है, लेकिन विक्टर एमेनुअल है, काउंट काबूर है और मेजनी है। ठीक है, ये तीनों जो है ना संबंधित इटली के एकीकरण से है, लेकिन मेटरनिक जो है नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्र संघ की स्थापना जो है ना कब हुआ था? बताइए, कह रहा है कि राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था ना कब हुआ था? बताइए, तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी 1920 को हुआ था। तो राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1920 को हुआ था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सर्वाधिक मत, कह रहा है कि सर्वाधिक मत प्राप्ति के आधार पर जीत भारतीय चुनाव प्रणाली में किस देश से जो है ना ग्रहण किया गया? बताइए, कह रहा है कि सर्वाधिक मत प्राप्ति के आधार पर जीत भारतीय चुनाव प्रणाली में किस देश से ग्रहण किया गया था? तो क्या होगा? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, ब्रिटेन से ग्रहण किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान की, कह रहा है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? बताइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? तो क्या होगा? बताइए, तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संघ और पंचायत। क्या होगा? संघ और पंचायत। नेक्स्ट है निवारक निरोध कानून उल्लेखित है किसके अंतर्गत? बताइए, निवारक निरोध कानून उल्लेखित है किसके अंतर्गत? तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए, निवारक निरोध कानून उल्लेखित है किसके अंतर्गत? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 42 राज्य को शक्ति प्रदान करता है। बताइए किसका? कर अनुच्छेद 42 जो है राज्य को शक्ति प्रदान करता है किसका? बताइए, तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना सी, क्या होगा? कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृ सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध बोलेगा तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42 में जो है ना शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, और यहाँ बात करें कर्मचारियों का निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास बोलेगा तो किस अनुच्छेद में है? इसका वर्णन जो है अनुच्छेद कितना है? 43 में है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास बोलेगा अनुच्छेद 43 में है। और नेक्स्ट है सहकारी समितियों का उन्नयन बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में है? इसका वर्णन जो है ना 43 के जो है ना ख में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सहकारी समितियों का उन्नयन बोलेगा तो अनुच्छेद 43 के ख में है। और नेक्स्ट है स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन बोलेगा तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका वर्णन जो अनुच्छेद 39 में है। ठीक है, और याद रखिएगा कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं तथा मातृ सुरक्षा हेतु सहायता उपबंध बोलेगा तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 42 में है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार जो है ना कौन होता है? बताइए, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 163 का यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य मंत्रिमंडल होगा जिसका मुखिया कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार जो है ना कब प्राप्त हुआ था? बताइए, कह रहा है कि भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? क्या होगा? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1926 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूपण समिति का जो है सदस्य नहीं था? बताइए, नहीं पूछा है कि इनमें से जो है ना कौन संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? बताइए, कौन इसमें नहीं था? क्या होगा? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, BN राव नहीं थे,
NG अयंगर थे, KM मुंशी थे और AK अय्यर थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्न में से राज सूची का विषय नहीं है। कौन जो है ना राज सूची का विषय नहीं है? तो याद रखिएगा, इसका जो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। सीमा कर किसका है? तो संघ सूची का है। किसका है? संघ सूची का। याद रखिए, किसका है? संघ सूची का। और पुलिस, जल और न्याय किसका है? तो राज सूची का है। ठीक है, लेकिन अगर दिल्ली पुलिस का बात करें एक्सेप्शन में क्या है? तो संघ सूची का है। ठीक है, दिल्ली पुलिस बोलेगा तो संघ सूची का, लेकिन यहाँ पे पुलिस सिर्फ बोला है, पुलिस, न्याय, जल बोलेगा तो जो है ना राज सूची का है, लेकिन सीमा कर बोलेगा तो संघ सूची का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिना संसद सदस्य हुए भी उसे कार्रवाई में भाग लेने तथा सदन में बोलने का प्राधिकार प्राप्त होता है। किसको? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिना संसद सदस्य होते हुए भी उसके कार्रवाई में भाग लेने तथा यहाँ पे होगा तथा सदन में बोलने का जो है ना अधिकार मतलब प्राधिकार प्राप्त होता है। बताइए किसको होता है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? सी, महान्यायवादी को। किसको होता है? महान्यायवादी को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता की श्रेणी में जो है नहीं आता? बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता की श्रेणी में नहीं आता है? यहाँ पे नहीं पूछा है, कौन नहीं आता है? बताइए क्या होगा? तो 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी। क्या होगा? बी। अंतर्राज्यीय जल विवाद जो है ना उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता में नहीं आता है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव विवाद आता है, और 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद ये भी आता है, और भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच विवाद ये भी आता है। ठीक है, तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की यहाँ राज्यसभा पूछा है ना। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यसभा प्रतिनिधित्व क्या है? तो सर्वाधिक है। बताइए किसका है? यहाँ पे राज्यसभा का प्रतिनिधित्व पूछा है कि राज्यसभा में जो है ना किस राज्य का सर्वाधिक है? बताइए क्या होगा? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, तमिलनाडु का है। कितना है? तमिलनाडु में जो है ना कितना है? 18 है। ठीक है, और बिहार का बात करें कितना है? तो 16 है, और पश्चिम बंगाल का बात करें कितना है? तो 16 है, और कर्नाटक का बात करें कितना है? तो 12 है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तमिलनाडु में क्या है? तो सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन जो है ना कब किया गया? बताइए। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का जो गठन था कब किया गया? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, 1985 में किया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम बार लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत जो है ना किया गया था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम बार लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया था? बताइए क्या होगा? 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीनू मसानी को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड जो है ना क्या होती है? बताइए। कह रहा है किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होती है? बताइए क्या होगा? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता जो है ना किस अर्थशास्त्री को माना जाता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किस अर्थशास्त्री को माना जाता है? तो क्या होगा? 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है? बताइए। प्राथमिक घाटा अगर निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे? बताइए। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजकोषीय घाटा माइनस राज्य सरकार द्वारा ब्याज भुगतान। तो क्या निकलेगा? प्राथमिक घाटा निकलेगा। अगर प्राथमिक घाटा निकालना रहेगा तो क्या निकालेंगे? राजकोषीय घाटा माइनस सरकार द्वारा ब्याज भुगतान करेंगे तो क्या निकलेगा? प्राथमिक घाटा निकलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, यहाँ पे जो है ना मीनी नहीं गिनी होगा। ठीक है, गिनी गुणांक विधि है। बताइए किसका है? गिनी गुणांक विधि है किसका? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, आय की विषमता की माप का। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम की शुरुआत जो है ना कब हुआ था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम की शुरुआत जो है ना कब हुआ था? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी, 1995 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सरकारी बैंक वे बैंक है जिसमें सरकार की धारिता होती है कितना से अधिक? बताइए। कह रहा है कि सरकारी बैंक वे बैंक है जिसमें सरकार की धारिता होती है, क्या होती है? बताइए। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 51% से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो याद रखिए ना कि सार्वजनिक बैंक वे बैंक है जिसमें सरकार की धारिता 51% से अधिक होता है, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल जमा का लगभग 91% क्या होता है? नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो है ना किनके द्वारा किया गया था? बताइए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किनके द्वारा किया गया था? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
यशवंत सिन्हा के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में तत्कालीन जो है वित्त मंत्री कौन थे, यशवंत सिन्हा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 51 पे, कह रहा है कि सर्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है किस में, बताइए। सर्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है किस में, तो 51 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर होगा 51 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पेशी ऊतक में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है महाधमनी निकलती है कहाँ से, बताइए। महाधमनी जो है कहाँ से निकलती है, तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाएं नीले से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बाएं नीले से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कर रहा है कि मेटाकार्पस की अस्थि जो है ना पाई जाती है कहाँ पर, बताइए। मेटाकार्पल्स अस्थि पाई जाती है किस में, बताइए, क्या होगा। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हथेली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हथेली में, ठीक है। तो मेटाकार्पस अस्थि कहाँ पाई जाती है, हथेली में पाया जाता है। और कार्पल्स बोलेगा तो जो है ना कलाई का अंग होता है, और फैलेंजेंस बोलेगा तो जो है ना अंगुली का अंग होता है, और फीमर टिबिया बोलेगा तो किसका होता है, ये पैर का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना पुनर्स्वस्थ ग्रंथि भाग है, बताइए किसका है। प्रोटेस्ट ग्लैंड जो है ना भाग है किसका, तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर जनन तंत्र का है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नील हरित शैवाल किस जगत की जीव है, बताइए। नील हरित शैवाल जो है ना किस जगत की जीव है, तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, मोनेरा का है। किसका है, मोनेरा का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ का कारण होता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ के कारण होता है, बताइए क्या होगा। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी, पेचिस जो है ना प्रोटोजुआ से होता है। और यहाँ बात करें सिफिलिस बात करें तो किससे होता है, तो जीवाणु से होता है। किससे होता है, जीवाणु से होता है। अगर प्लेग बात करें किससे होता है, प्लेग होता है जीवाणु से। किससे होता है, ये भी जीवाणु से होता है। और टिटेनस की बात करें किससे होता है, ये भी जीवाणु से होता है, ठीक है, जीवाणु से होता है। ये मतलब जीवाणु समझिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रोटोजुआ के कारण कौन सा होता है, तो पेचिस होता है। और सिफिलिस प्लेग टिटेनस बोलेगा तो जीवाणु से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आहार नाल का पहला भाग क्या है, बताइए। आहार नाल का पहला भाग क्या है, क्या होगा बताइए। आहार नाल का पहला भाग क्या है, तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुख गुहा है। क्या है, मुख गुहा। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण WBC का निर्माण कहाँ होता है, बताइए। कह रहा है श्वेत रक्त कण WBC का निर्माण कहाँ होता है, तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में होता है। लिम्फ नोड में भी होता है, यकृत में भी होता है, प्लीहा में भी होता है, ये तीनों जगह होता है, ठीक है। तो श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड कार्पल्स का जो है ना श्वेत रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, लिम्फ नोड, यकृत और प्लीहा तीनों जगह होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र जो है ना बदलता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है, क्या होगा बताइए। तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, ठीक है। अगर मोमबत्ती का बात करें किस में बदलता है, मोमबत्ती को जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। अगर विद्युत सेल का बात करें तो जो है ना रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, याद रखिएगा, ठीक है। और प्रकाश विद्युत सेल को बोलेगा तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है, बताइए। एक आदर्श तरल की श्यानता जो है ना क्या होती है, बताइए क्या होगा। तो 60 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट है अनुपस्थ रंग किस माध्यम में जो है उत्पन्न नहीं की जा सकती, बताइए। कह रहा है कि अनुपस्थ रंग किस माध्यम में उत्पन्न नहीं की जा सकती है, बताइए क्या होगा। तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रवों के भीतर जो है ना उत्पन्न नहीं होगा लेकिन ठोस में होगा, और द्रवों के ऊपरी सतह पर होगा, ठीक है, ये दोनों जगह जो है ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है यदि वायु ध्वनि की चाल, यदि वायु ध्वनि की चाल की दिशा वह रही हो जो है ना तो ध्वनि की चाल और तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। यदि वायु की ध्वनि की चाल दिशा में वह रही हो तो ध्वनि की चाल और तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए क्या होगा। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, दोनों क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जब वस्तु का भार, कह रहा है जब वस्तु का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावक बल से कम हो तो इस स्थिति में वस्तु क्या होगी, बताइए। कह रहा है कि जब वस्तु का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावक बल से कम हो तो इस स्थिति में वस्तु क्या होगा। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, ठीक है। कुछ भाग द्रव के ऊपर रहता है और वस्तु में क्या है, तैरती रहती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि जब वस्तु का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावक बल से कम हो तो इस स्थिति में वस्तु क्या होगा, तो कुछ भाग द्रव के ऊपर रहता है और वस्तु में क्या होती है, तैरती रहती है, ठीक है, वस्तु क्या है, तैरती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 64 नंबर, कह रहा है अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बताइए। कह रहा है अवतल दर्पण में
जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो है ना कहाँ बनेगा, बताइए क्या होगा। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा एवं सीधा आभासी बनता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना डी बी होगा, दर्पण के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कैथोड किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है, तो सही नहीं पूछा है। इसमें कौन सा विकल्प क्या है, गलत है। देखिए पहला कह रहा है एक किरणें जो है ना, कैथोड किरणें के बारे में बोल रहा है, एक किरणें गैसों की क्या है आयनीकृत कर देती है, बिल्कुल क्या है, सही है। और दूसरा कह रहा है कि कैथोड किरणें जो है ना, जब ये किरणें उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातुओं पर गिरती है तो एक्स किरण क्या होती है, उत्पन्न करती है, ये भी क्या है, कथन सही है। और तीसरा कह रहा है कि एक किरणें धनावेशित होती है, ये क्या है, गलत है। एक किरणें क्या होती है, ऋणावेशित होती है, क्या होगी, ऋणावेशित होती है, तब क्या ये गलत है। और ये किरणें विद्युत मतलब कैथोड किरणें जो है किरणें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है, विक्षेपित होती है, क्या है, सही है। तो ए बी और डी क्या है, सही है, लेकिन सी क्या है, गलत है। यहाँ धनावेशित नहीं ऋणावेशित होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है ट्राई नाइट्रो टाइलुइन TNT है, ये क्या है, बताइए। ट्राई नाइट्रो टाइलुइन TNT है, ये क्या। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, विस्फोटक है। क्या है, विस्फोटक है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कोलाइडी बिलियन को किस तिथि द्वारा जो है ना, मतलब यहाँ पे ना कुछ एरर है, देखिए यहाँ पे विधि कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे विधि होगा, किस विधि द्वारा जो है ना, विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो कह रहा है कोलाइडी बिलियन को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, बताइए किस विधि द्वारा करेंगे। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अपोहन विधि द्वारा जो है ना शुद्ध करके आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फिटकिरी किस तत्व का जो है ना यौगिक है, बताइए। फिटकिरी जो है किस तत्व का यौगिक है। तो 68 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी, पोटेशियम का है। किसका है, पोटेशियम का। नेक्स्ट है, गैसोहोल मिश्रण है किसका, बताइए। गैसोहोल मिश्रण है किसका, क्या होगा, गैसोहोल मिश्रण है किसका। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, पेट्रोल और किसका है, एल्कोहल का है। तो गैसोहॉल किसका मिश्रण है, तो पेट्रोल और एल्कोहल का है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जब सीमेंट के साथ बालू व जल को मिलाया जाता है तो इस मिश्रण को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। कह रहा है कि जब सीमेंट के साथ बालू व जल को मिलाया जाता है तो इस मिश्रण को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए क्या कहेंगे। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, मोटार कहेंगे। क्या कहेंगे, मोटार कहेंगे। ठीक है, और इसी को जो है ना गारा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, जब सीमेंट के साथ बालू जल व छोटे छोटे कंकड़ पत्थर मिलाए जाते हैं तो इस मिश्रण को जो है ना कंक्रीट भी कहते हैं और मोटार को ही जो है ना गारा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है, बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन जो है ना एंटीसेप्टिक नहीं है, बताइए कौन इसमें जो है एंटीसेप्टिक नहीं है। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोसिन नहीं है, लेकिन फिनॉल, आयोडीन, इथाइल अल्कोहल, ये क्या है, तो एंटीसेप्टिक है। लेकिन क्रोसिन क्या है, क्रोसिन जो है ना एंटीपायरेटिक्स है। क्या है, क्रोसिन क्या है, एंटीपायरेटिक्स है। ठीक है, और इसका उपयोग जो है ना ज्वर संबंधी रोगी में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कांच घुलनशील होता है, बताइए किस अम्ल में, बताइए। कांच घुलनशील होता है किस अम्ल में, बताइए क्या होगा। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में होता है। ठीक है, तो कांच घुलनशील किस में होता है, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में होता है। नेक्स्ट है, अ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किन की रचना है, बताइए। अ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किन की रचना है। तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, कपिल देव का है। किसका है, कपिल देव का है। नेक्स्ट है, देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कौन सा है, बताइए। देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कौन सा है। तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, CRPF है। कौन सा है, CRPF। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यूनिसेफ का मुख्य कार्य जो है ना क्या है, बताइए। यूनिसेफ का जो मुख्य कार्य है क्या है, बताइए क्या होगा। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण इत्यादि गतिविधि उपलब्ध करवाना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है ना कहाँ है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वियना में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत रत्न विजेता सत्यजीत रे का जो संबंध है ना किससे है, बताइए। भारत रत्न विजेता सत्यजीत रे का संबंध जो है किससे है। तो 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, कला से है। किसे, कला से। और इनको भारत रत्न कब दिया गया था, इनको जो भारत रत्न ना 1992 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1992 में दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डिसेंट ऑफ मैन किन की रचना है, बताइए। डिसेंट ऑफ मैन जो है ना किन की रचना है। तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन का है।
नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में किसने सर्वाधिक बार वीटो का जो है ना प्रयोग किया है, बताइए। कह रहा है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में किसने सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया है, बताइए कौन सा देश है। तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। कौन सा देश है, रूस है। कौन सा देश है, रूस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा घास का जो है ना प्रवाची शब्द नहीं है, बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है कि कौन सा जो है ना घास का प्रवाची शब्द नहीं है, बताइए। किसमें 3 है और 1 नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवनीत नहीं है, लेकिन साद, दुर्वा और तृण जो है ना घास का क्या है, तो पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है 5, तो आप लोग जो है ना बना लीजिएगा। इसका डिटेल सोल्यूशन जो है हम सेंड कर देंगे, आप लोग नहीं बनेगा तो आप लोग जो है ना हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। तो 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। आगे देखिए 82 का राइट आंसर बोले तो क्या होगा, तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। क्या होगा, ए होगा। और नेक्स्ट है 83 नंबर। 83 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 83 नंबर का जो है ना इसका सही उत्तर क्या होगा, 83 नंबर का जो है ना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ए होगा। क्या होगा, ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 84 नंबर। 84 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर है ना 84 नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा, इसका सी होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है 85 नंबर। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ से जो है ना करेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, बताइए कौन सा राज्य में किया गया है। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजल्स में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 दिया गया। इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किसने दिया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजल्स में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 दिया गया। इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब जो है ना किसने दिया गया, बताइए। तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एड्रियन ब्रोडी को दिया। किसको दिया गया, एड्रियन ब्रोडी को दिया गया। नेक्स्ट है कह रहा है जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है, बताइए। कह रहा है कि जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान जो है ना क्या है, बताइए। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 85 है। कितना है स्थान, 85वां स्थान है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है ना किस तिथि को मनाते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया गया है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पूछा है कि कब मनाते हैं, तो इसका 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 16 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है हाल ही में जारी विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में ओवरऑल श्रेणी में भारत किस स्थान पर है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में जारी विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में ओवरऑल श्रेणी में भारत किस स्थान पर है। तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25वां स्थान पे। किसमें, 25वां स्थान पर है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने अपने स्पेस डेक्स मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग करने वाला विश्व का जो है ना कौन सा देश बना है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत ने अपने स्पेस डेक्स मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है, बताइए क्या होगा। तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा बना है। क्या बना है, चौथा बना है, ठीक है। नेक्स्ट है एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में जो है ना किस स्थान पर है, बताइए क्या होगा। तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, 7वां स्थान पे। किसमें, 7वां स्थान पे है। नेक्स्ट है पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। यहाँ पे पुस्तक कह रहा है कि पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 के लेखक कौन है। तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ कांत है। कौन है, अमिताभ कांत है। नेक्स्ट है किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में जो है ना मनाया गया, बताइए। किस तिथि को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया। तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है, बताइए। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, चौथे स्थान पे। किस स्थान पे है, तो चौथे स्थान पे है। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में भारत किन 2 शहरों को आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में जो है ना शामिल किया गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जनवरी 2025 में भारत के किन 2 शहरों को आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में जो है ना शामिल किया गया है, बताइए कौन सा होगा।
तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर और उदयपुर को शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से जो है ना सम्मानित किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो क्या होगा? तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को किया गया। किनको किया गया? तो सभी को किया गया। ठीक है, नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा मिला है, जगदीश सिंह खरेहर को लोक सेवा मिला है, रजनीकांत लाखिया को कलाम मिला है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कलाम मिला है, और वासुदेव नायर, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा को भी मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है 98 नंबर क्वेश्चन करा, ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 के पुरुष एकल विजेता कौन है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 के पुरुष एकल विजेता कौन है, बताइए। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, जैनिक सिनर है। कौन है? जैनिक सिनर। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने जनवरी 2025 में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया है, इसमें शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि नीति आयोग ने जनवरी 2025 में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया है, इसमें शीर्ष पर कौन सा स्टेट रहा है, बताइए। क्या होगा? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ये उड़ीसा रहा। कौन सा रहा है? उड़ीसा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कर रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस मैदान में उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है, बताइए। तो क्वेश्चन कर रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस मैदान में जो है ना उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है, तो क्या होगा? तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, जनता मैदान में। कहाँ के? जनता मैदान में। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था सेट नंबर 2 था, सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। और इसके पहले जो है ना पहले वाले का जो सेट लिए थे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक की लेखा जो है ना अरुंधति राय है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक की लेखिका अरुंधति राय है, तो क्या होगा? तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग किसकी पुस्तक है? तो अरुंधति राय का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि टेनिस में जब दोनों खिलाड़ियों के एक खेल में तीन अंक जीत लेते हैं तो स्कोर जो है ना 40-40 होता है, तो उस स्थिति को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि टेनिस में जब दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3 अंक जीत लेते हैं और स्कोर कितना होता है? तो बराबर होता है, मतलब 40-40 होता है, तो उस स्थिति को जो है ना क्या कहा जाता है? तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ड्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूस कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति दादा साहब फाल्के पुरस्कार का जो है ना प्राप्तकर्ता नहीं है, मतलब किनको जो है ना दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ना नहीं मिला है, बताइए किनको नहीं मिला है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैमिनी गणेशन को नहीं मिला, लेकिन पृथ्वीराज कपूर को मिला है, और कनन देवी को मिला है, और देविका रानी को मिला है। और याद रखिएगा ना कि पृथ्वीराज कपूर को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? तो 1971 में मिला था। और कानन देवी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? तो 1976 में मिला था। कब मिला था? 1976 में मिला था। और देविका रानी को जो है ना कब मिला था? और इन्हीं को जो है ना पहली प्राप्तकर्ता थे, मतलब पहली दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको दिया गया था? तो देविका रानी को दिया गया था। इनको कब दिया गया था? तो इनको जो है ना 1969 में दिया गया था। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। बाकी इसका डिटेल PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो वहाँ पे जो है ना आप सभी लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, रावल स्टडी ग्रुप के नाम से। उसमें 17,000 प्लस मेंबर है, उसी को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको सारा क्लास PDF, सारा टेस्ट वगैरह ना सारा आपको उसी पे करवाया जाता है, सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो उसको आप लोग सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हर साल, यहाँ पे कह रहा है कि हर साल जो है ना विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो हर साल जो है ना विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं। तो 19 अगस्त को क्या मनाते हैं? विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित लोक नृत्य जो है ना कौन सा है, बताइए कि उत्तर प्रदेश का जो है ना कौन सा लोक नृत्य है, बताइए कौन सा है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कजरी कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बौद्ध धर्म की महान शाखा के ग्रंथ जो है ना प्रज्ञापारमिता की चित्र किस शैली की चित्रकला से क्या है? तो संबंधित है। क्वेश्चन कर रहा है कि बौद्ध धर्म की महान शाखा के ग्रंथ प्रज्ञापारमिता के चित्र किस शैली की चित्रकला से क्या है? तो संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पाल चित्रकला से क्या है? पाल चित्रकला से जो है ना संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि चमार गृहिणी याचनी की मूर्ति जो मौर्य लोक कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, किस स्थान से जो है ना प्राप्त हुई, बताइए किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, दीतारगंज से प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा।
और याद रखिएगा कि चमार गृहिणी जो है ना यक्षिणी की मूर्ति दीदारगंज कहाँ है, तो बिहार में है। ठीक है, यहीं से जो है ना प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे करा कि श्री राजेंद्र प्रसाद के परिवार में उनके भाई का जो नाम था ना, क्या था बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि श्री राजेंद्र प्रसाद के परिवार में उनके भाई का नाम पूछा, उनके भाई का जो नाम था ना वो क्या था बताइए, क्या होगा। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, राय साहब महेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राय साहब महेंद्र प्रसाद उनका जो है ना भाई का नाम था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आरा, शाहपुर और मंदर से प्राप्त लेखों में किस वंश के बारे में जो है ना जानकारी मिलती है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि आरा, शाहपुर और मंदर से प्राप्त लेखों में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, बताइए क्या होगा। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वतीय गुप्त वंश का जो है ना जानकारी मिलता है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में जो है ना किस व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में किस व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी, तो क्या होगा बताइए। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, राजेंद्र प्रसाद की जो है ना क्या हुआ था, नियुक्ति हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में राजेंद्र प्रसाद के कार्य किया था और वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन सा संगठन बच्चों के कल्याण और बेहतरी के लिए जो है ना कार्य करता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा संगठन है जो बच्चों के कल्याण और बेहतर कार्य के लिए जो है ना काम करता है, बताइए कौन सा संगठन है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ है। क्या है? यूनिसेफ है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है बताइए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रायबरेली में स्थित है। कहाँ स्थित है? रायबरेली में। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 8 मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस जो है ना मनाया जाता है बताइए। 8 मई को निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, तो 8 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 मई को। ठीक है, नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष मोहन बागान फुटबॉल क्लब की जो है ना स्थापना का वर्ष है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष है जो मोहन बागान फुटबॉल क्लब का जो है ना स्थापना वर्ष है, बताइए क्या होगा। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1889 है। क्या है? 1889। नेक्स्ट है, कह रहा है किस सम्मेलन में यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस सम्मेलन में यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे, बताइए वो कौन सा सम्मेलन था, क्या होगा। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन था। कौन सा? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन था। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस देश के नागरिक मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार जो है ना प्राप्त हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश के नागरिक मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार जो है ना प्राप्त हुआ था, बताइए किस देश के थे। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बांग्लादेश के थे। कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन सा प्रदूषक मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा प्रदूषक मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा, आंसर बताइए। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो डी होगा, कीटनाशक। क्या होगा? कीटनाशक। ठीक है, तो याद रखिए कीटनाशक पदार्थ जो है ना विशेष रूप से रासायनिक कीटनाशक मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, तो खतरनाक हो सकता है। ठीक है, और लंबे समय तक संपर्क में रहने से क्या होती है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के अत्यधिक संचय को किस प्रक्रिया के रूप में जो है ना जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के अत्यधिक संचय को किस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, बताइए क्या होगा। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूटोफिकेशन। क्या होगा? यूटोफिकेशन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 10% नियम किसे दर्शाता है, बताइए। 10% नियम जो है ना किसे दर्शाता है, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक क्या होना, पहुंचना। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 10% नियम किसे दर्शाता है, तो ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी तक क्या करना, स्तर तक जो है ना पहुंचाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व के मामले में कौन से 2 राज्य क्रमशः जो है ना दूसरे और तीसरे स्थान पे, बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व के मामले में कौन से 2 राज्य ऐसे हैं जो दूसरे और तीसरे स्थान पे, बताइए क्या होगा। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। दूसरा कौन है? महाराष्ट्र है, और तीसरा क्या है, तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है,
और याद रखिएगा ना कि पहले पे कौन सा है, तो यूपी है। कौन सा? यूपी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि भारतीय से विधान में अपनाई गई संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से जो है ना प्रेरित है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय से विधान में अपनाई गई संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से जो है ना प्रेरित है? बताइए क्या होगा? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटेन से है। क्या है? ब्रिटेन से, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान में जो है संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है किस देश का संविधान सबसे अधिक विस्तृत और सबसे लंबा है? बताइए क्या होगा? कह रहा है किस देश का संविधान सबसे अधिक विस्तृत और क्या है? तो लंबा है। बताइए क्या होगा 22 का आंसर? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना सी, अपना भारत का है। किसका? अपना भारत का है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित जो है ना कौन सा अनुच्छेद है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? क्या होगा? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद क्या है? तो 14। अनुच्छेद क्या है? तो 14। नेक्स्ट है संविधान सभा के पहले जो है ना अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन से? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर अस्थायी का बात बोलेगा तो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी का बोलेगा तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? बताइए। कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? बताइए। 25 का आंसर क्या होगा? तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, राष्ट्रपति को। किसको प्रतिवेदन करता है? प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति को। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख जो है ना किसे माना जाता है? बताइए। कह रहा है कि भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख जो है ना किसे माना जाता है? तो क्या होगा? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महापौर को। किसको माना जाता है? महापौर को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ना किसे दी गई? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ना किसे दिया गया है? बताइए क्या होगा? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, राष्ट्रपति को। किसको दिया गया? राष्ट्रपति को। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? बताइए कौन सा संविधान था? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, याद रखिए कब हुआ था? 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है किस राज्यसभा के सदस्य को लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का जो है अधिकार होता है? बताइए। कह रहा है किस राज्यसभा सदस्य को लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का जो है ना अधिकार होता है? बताइए किसको होता है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्री को जो है ना राज्यसभा का क्या हो, सदस्य हो, इसको जो है ना भाग लेने का क्या होता है? अधिकार होता है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि किस राज्यसभा सदस्य को लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो मंत्री जो राज्यसभा क्या हो, सदस्य हो, वही जो है ना भाग ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा युग्म क्या है? सही सुमेलित है। यहाँ पे पूछा है कौन सा युग्म जो है ना सही सुमेलित है। देखिए पहला कह रहा है कि 24वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो यहाँ पे कह रहा है ना कि इसमें खंड 3 समेत संविधान के किसी हिस्से को संशोधित करने के संसद के अधिकार को अभी कथित किया गया है। क्या है? बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। और नेक्स्ट है 39वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो कह रहा हूँ 39वां संविधान संशोधन में जो है ना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन का न्यायपालिका की क्या है? कार्यक्षेत्र से बाहर होना। ये क्या है? तो क्या है? बिल्कुल सही है। बी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। और सी कह रहा है, तीसरा नंबर जो ऑप्शन है कह रहा है कि 42वां संशोधन के द्वारा क्या किया गया? तो राजनीतिक दल बदल को अवैध बनाया गया और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षणों को 10 साल के लिए बढ़ाया गया। ये क्या है? गलत है। राजनीतिक दल बदल को अवैध बनाया गया, अवैध नहीं बनाया गया। ठीक है, वैध बनाया गया था, इसलिए क्या है? गलत है। और नेक्स्ट है 17वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ? तो दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ये क्या है? गलत है। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तब क्या होगा? सही होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना बी, 1 और 2 क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि कमोडिटी बाजार में किसका व्यापार जो है नहीं किया जाता? बताइए। कह रहा है कि कमोडिटी बाजार में किसका व्यापार जो है ना नहीं किया जाता है? बताइए क्या होगा?
तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मुद्रा का व्यापार नहीं होता है, कच्चा तेल का होता है, चांदी का होता है और सोना का होता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसे सहयोग प्रदान करना क्या है जरूरी होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसे सहयोग प्रदान करना क्या होता है जरूरी होता है, बताइए क्या होगा। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। क्या होगा, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के क्या है उद्योगों को बीच होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसे सहयोग प्रदान करना जरूरी होता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन पर किए गए व्यय को किस प्रकार के व्यय के अंतर्गत जो है ना रखा जाता है, बताइए। कह रहा है भारत सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन पर किए गए व्यय को किस प्रकार के व्यय के अंतर्गत रखा जाता है, बताइए क्या होगा। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, राजस्व व्यय। क्या होगा, राजस्व व्यय होगा। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में चालू खाते से रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से जो है लागू किया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से जो है लागू किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, 1994 से। क्या होगा, 1994 से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है भारत सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की शुरुआत जो है ना किस वर्ष की थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की शुरुआत किस वर्ष किया था, बताइए क्या होगा। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2011 में शुरू किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कौशल विकास मंत्रालय द्वारा कुशल श्रम शक्ति के लिए कौन सा निर्देशिका प्रारंभ की गई थी, बताइए। कह रहा है कौशल विकास मंत्रालय द्वारा कुशल श्रम शक्ति के लिए कौन सी निर्देशिका जो है ना प्रारंभ की गई थी, बताइए कौन सी थी। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, असीम। क्या होगा, असीम। नेक्स्ट है कह रहा है वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें उपयुक्त में से कथनों में से कौन सा कथन बिल्कुल क्या है तो सही है। तो पहला कह रहा है कि वित्त आयोग के बारे में जो है ना इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में क्या है, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग का उल्लेख इसमें कितना अनुच्छेद में, 280 में है, ये क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है कि वित्त आयोग के बारे में कि भारत का राष्ट्रपति आवश्यक समझे जाने पर 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले नए वित्त आयोग की नियुक्ति करने का क्या उत्तराधिकार रखता है, क्या है, बिल्कुल सही है। इसका दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है तो सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कि हुलुक गिम्बन नामक जानवर जो है ना किस राज्य में जो है ना पाया जाता है, बताइए। हुलुक गिम्बन नामक जानवर किस राज्य में पाया जाता है, तो क्या होगा। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्राकृतिक क्षेत्र में जलवायु और वनस्पति के बीच क्या संबंध है, बताइए। प्राकृतिक क्षेत्र में जलवायु और वनस्पति के बीच क्या संबंध है, तो क्या होगा। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलवायु तथा क्या है प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्राकृतिक क्षेत्र में जलवायु और वनस्पति के बीच क्या संबंध है, तो किसका संबंध जो है जलवायु तथा क्या है प्राकृतिक वनस्पति है। ठीक है, याद रखिएगा कि प्राकृतिक क्षेत्र में मुख्यतः जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति को क्या होती है, समानता होती है, और ये 2 तत्व प्राकृतिक क्षेत्र में आधारभूत घटक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कर्क रेखा किस राशि से होकर जो है ना नहीं गुजरती, बताइए। कर्क रेखा जो है ना किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, बताइए कौन सा ऐसा राज्य है, बताइए क्या होगा। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड से होकर नहीं गुजरता है, लेकिन मध्य प्रदेश, झारखंड और जो है ना गुजरात से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है नेत्रिनी द्वीप का स्थान जो है ना कौन से भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, बताइए। कह रहा है कि नेत्रिनी द्वीप का स्थान कौन से भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप में। कहाँ है, लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल स्रोत जो है ना कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल स्रोत जो है ना कौन सा है। ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, 10 डिग्री चैनल। क्या होगा, 10 डिग्री चैनल। तो याद रखिएगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल स्रोत कौन सा है, तो 10 डिग्री जो है ना चैनल है। ठीक है। नेक्स्ट है मिल्की वे का वैज्ञानिक नाम किस प्राकृतिक संरचना के लिए है, बताइए। मिल्की वे का वैज्ञानिक नाम किस प्राकृतिक संरचना के लिए है, क्या होगा। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आकाशगंगा। क्या होगा, आकाशगंगा। नेक्स्ट है दूधगंगा नदी भारत के किस राज्य में जो है ना स्थित है, बताइए। दूधगंगा नदी भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए,
जम्मू कश्मीर, क्या है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र का जो है ना हिस्सा क्या है, तो नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, कह रहा है कि कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। बताइए कौन सा राज्य नहीं है। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार नहीं है, लेकिन सिक्किम है, उत्तराखंड है और क्या है, मिजोरम है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है हीराकुंड बांध उड़ीसा में किस शहर के पास क्या है, स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में किस शहर के पास स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संबलपुर, क्या होगा, संबलपुर, ठीक है। तो हीराकुंड बांध जो है ना उड़ीसा राज्य के संबलपुर शहर के पास क्या है, तो स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, करा कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किसी उद्योग का स्थल भी किसकी उपलब्धता पर जो है ना निर्भर करता है, बताइए। करा कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किसी उद्योग का स्थल भी किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है, बताइए क्या होगा। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनशक्ति और क्या है, ऊर्जा स्रोत, क्या है, जनशक्ति और ऊर्जा स्रोत। नेक्स्ट है, आकाशगंगा के सबसे करीब स्थित स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है, बताइए। आकाशगंगा के सबसे करीब स्थित स्पाइरल गैलेक्सी का नाम पूछा है जो है ना, कौन सा है, बताइए। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, क्या होगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में शीत मरुस्थल किस क्षेत्र में जो है ना स्थित है, बताइए। कह रहा है कि भारत में शीत मरुस्थल जो है ना किस क्षेत्र में स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो भारत में जो है ना शीत मरुस्थल जो है ना किस क्षेत्र में स्थित है, तो काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है, कह रहा है जेठ धाराओं के बारे में दिए गए कथनों में जो है ना कौन सा कथन जो है ना सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है, बताइए। यहाँ पे कह रहा है ना जेठ धाराओं के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन बिल्कुल क्या है, तो सही है। देखिए पहला कह रहा है कि जेठ धाराएं उच्च तुगंता, उच्च वेग और मध्य अक्षांश पवन तंत्र है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। जेठ धाराएं जो है उच्च तुगंता, उच्च वेग और मध्य अक्षांश पवन तंत्र, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट है, जेठ धाराएं टेढ़े मेढ़े पथ पर चलती है, ये भी क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट है, समानता जेठ धारा हजारों किलोमीटर लंबी एवं सैकड़ों किलोमीटर क्या है, तो चौड़ी होती है, ये भी क्या है, तो सही है। तीनों कथन क्या है, बिल्कुल क्या है, सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ना किसने किया था, बताइए। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, बताइए क्या होगा। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फूले ने किया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नाटक मुचकटिक की रचना जो है ना किसने की थी, बताइए। प्रसिद्ध नाटक मुचकटिक की रचना किसने किया था, बताइए क्या होगा। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, सुदरक किया था। कौन किया था, सुदरक किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना से पहले बाबर ने कितनी बार जो है ना भारत पर आक्रमण किया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना से पहले बाबर ने कितनी बार जो है ना भारत पे आक्रमण किया था, बताइए क्या होगा। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, 4 बार किया था। कब किया, कितना बार किया था, 4 बार किया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि लखनऊ समझौता जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर एक समझौता किया था, किस वर्ष हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ समझौता जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर एक समझौता किया था, किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, कूच बिहार के राजा संगदिल्प ने भूटान प्रशासन या नियंत्रण कब किया था, बताइए। कह रहा है कूच बिहार के राजा संगलदीप ने भूटान प्रशासन या नियंत्रण कब किया था, बताइए क्या होगा। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक अशोक किस राजवंश से संबंधित है, बताइए। कह रहा कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक अशोक किस राजवंश से जो है ना संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य वंश से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है, तो मौर्य राजवंश से जो है ना संबंधित है, कौन, अशोक, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहे 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में आजीविका का मुख्य स्रोत जो है ना क्या था, बताइए। कह रहे 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या था, बताइए क्या होगा। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कृषि है। क्या था, कृषि था, ठीक है। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के ख्याल गायकों में
किसे बहादुर शाह जफर ने तानरस की उपाधि से क्या है सम्मानित किया था, बताइए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के ख्याल गायकों में से किसे बहादुर शाह जफर ने तानरस की उपाधि से सम्मानित किया था, बताइए किसे किया था। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, मीर कुतुब बख्श। क्या है, मीर कुतुब बख्श, ठीक है। नेक्स्ट है 8वीं सदी के दौरान भारत में कौन से दार्शनिक और धर्मशास्त्री ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को जो है ना समेकित किया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 8वीं सदी के दौरान भारत में कौन से दार्शनिक और धर्मशास्त्री ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था, बताइए क्या होगा। तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आदि शंकराचार्य। क्या होगा, आदि शंकराचार्य। नेक्स्ट है कह स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, बताइए। कह रहा है स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, बताइए क्या होगा। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 ईस्वी में किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय जो है ना किसने लिया था, कूट में जो है ना सही उत्तर को चुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय किसने लिया था, बताइए क्या होगा। तो किसने लिया था, इसका सही उत्तर जो है ना ऑप्शन नंबर जो है ना डी, 2 और 4 होगा। मदन मोहन मालवीय लिए थे और कौन लिए थे, तो मोतीलाल जो है नेहरू लिए थे। कौन दिए, मोतीलाल नेहरू लिए थे, ठीक है। तो 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है ना लिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा एनटीपीसी और ओएनजीसी ने किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी जेबीसी बनाने के लिए जो है साझेदारी की है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एनटीपीसी और ओएनजीसी ने किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी जेबीसी बनाने के लिए साझेदारी की है, बताइए क्या होगा। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे बी होगा, ठीक है। क्या होगा, नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए। क्या है, नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए। नेक्स्ट है भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन जो है ना किस शहर में किया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, लेह में किया गया। कहाँ किया गया है, लेह में किया गया, ठीक है। लेह कहाँ, लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट है हिंडाल्को ने 2024 SNDP ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक प्राप्त किए हैं, बताइए। करें हिंडाल्को ने 2024 SNDP ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक जो है ना प्राप्त किया है, बताइए क्या होगा। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, 87 अंक। क्या होगा, 87 अंक प्राप्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट है 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता जो है ना कौन बना है, बताइए। कराए 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन बना है, तो क्या होगा। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, उड़ीसा बना है। कौन बना है, उड़ीसा बना है, ठीक है। नेक्स्ट है करा हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख के रूप में जो है ना नियुक्त किया गया है, बताइए किसे नया प्रमुख नियुक्त किया गया, बताइए क्या होगा। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी। किसको किया गया, डॉक्टर जो है जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को जो है नियुक्त किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है, बताइए। कह रहा है हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हाल ही में पीएम मोदी ने 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण जो है ना किस राज्य में किया है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में पीएम मोदी ने 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किस राज्य में किया है। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम में किया है। कहाँ किया है, असम में। नेक्स्ट है 2024 एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर किस देश की महिला टीम ने अपनी क्षमता का क्या किया, प्रदर्शन किया है, बताइए। कह रहा है कि 2024 में एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर जो है ना किस देश की महिला टीम ने अपनी क्षमता को क्या किया, प्रदर्शन किया है, बताइए कौन सा देश की है। 73 का राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, अपना देश भारत। नेक्स्ट है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष जो है ना, कह रहा है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष जो है ना किसे नियुक्त किया गया, बताइए क्या होगा। 70 का राइट आंसर क्या होगा, 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, अभ्युदय जिंदल को किया गया। किसको किया गया, अभ्युदय जिंदल को किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा कि वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन का कार्य जो है ना किस प्रकार होता है, बताइए।
करा कि वृद्धि हार्मोन का कार्य किस प्रकार होता है, बताइए क्या होगा। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में होता है। ठीक है, तो वृद्धि हार्मोन जो है ना का कार्य किस प्रकार होता है, तो हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में होता है। नेक्स्ट है करा कि कौन सा ऊतक वसा संग्रहण के लिए जो है ना विशेष रूप से क्या है, जिम्मेदार होता है, बताइए। करा कौन सा ऊतक वसा संग्रहण के लिए विशेष रूप से जो है ना जिम्मेदार होता है, बताइए क्या होगा। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वसा ऊतक। क्या होगा, वसा ऊतक। नेक्स्ट है करा एक औसत वयस्क मनुष्य के शरीर में कंकाल की कुल हड्डियों की संख्या जो है ना कितनी होती है, बताइए। करा एक औसत वयस्क मनुष्य के शरीर में कंकाल की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बताइए क्या होगा। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, 206। कितनी होती है, 206। नेक्स्ट है मेंडल की वंशागति के नियमों को स्थापित करने में सफलता का मुख्य कारण जो है ना क्या था, बताइए। कह रहा है कि मेंडल की वंशागति के नियमों को स्थापित करने में सफलता का मुख्य कारण जो है ना क्या था, बताइए। तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने अपने संस्करण में जो है ना एक बार में केवल एक ही लक्षण का जो है ना अध्ययन किया था। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, 74 का ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पुष्प के केंद्र में स्थित मादा प्रजनन भाग क्या कहलाता है, बताइए। कह रहा है कि पुष्प के केंद्र में स्थित मादा प्रजनन भाग क्या कहलाता है। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, अंडप कहलाता है। क्या कहलाता है, अंडप कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का जो है ना स्राव करती है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम टाइलिन का जो है ना स्राव करती है, बताइए क्या होगा। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, लार ग्रंथियाँ। क्या होगा, लार ग्रंथियाँ। नेक्स्ट है कह रहा है कि आहार में ताजे फल और सब्जियां को नियमित रूप से शामिल करने से शरीर में ऑक्सीकरण रोधी तत्व किस प्रकार क्या होता है, सहायक होते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है आहार में ताजे फल और सब्जियां को नियमित रूप से शामिल करने से शरीर में ऑक्सीकरण रोधी तत्व किस प्रकार जो है ना सहायक होते हैं, बताइए। इसका आंसर क्या होगा 70 का। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। ये शरीर में चयापचय के उत्पाद के रूप में जो है ना उत्पन्न मुक्त मूलकों को क्या करता है, निष्क्रिय बनाता है। ठीक है, तो 70 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे करा जो है ना इसमें मिलान करना है, सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। तो देखिए पहला क्या है, एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स में जो है ना क्या होता है, एंथ्रैक्स में जो है ना इसका क्या हो जाएगा, एंथ्रैक्स क्या करता है, तो एंथ्रैक्स जो है ना एक विष क्या होगा, एक विष जो जैव युद्ध में क्या है तो काम आता है। एंथ्रैक्स क्या होता है, एक विष जो जैव युद्ध में क्या होता है, काम आता है। थैलेसीमिया क्या होगा, तो थैलेसीमिया क्या होगा, इसका जो है ना क्या हो जाएगा, दोषी जीन से उत्पन्न रोग क्या होता है, उत्पन्न रोग। थैलेसीमिया में क्या होता है, दोषी जीन से क्या होता है, उत्पन्न रोग। और नेक्स्ट है सैरागोसी। क्या कहलाता है, तो सैरागोसी में क्या होता है, तो सैरागोसी में क्या होता है, गर्भ की क्रियादारी होती है। क्या होती है, गर्भ की क्रियादारी होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक्स में क्या होता है, तो ट्रांसजेनिक्स में जो है ना जीनों में परिवर्तन करने वाला क्या होता है, विज्ञान कहलाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो 4 1 2 3। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एंथ्रैक्स में क्या होता है, एक विष जो जैव युद्ध में क्या होता है, काम आता है। थैलेसीमिया में क्या होता है, दोष जीन से क्या उत्पन्न रोग, दोषी जीन से क्या उत्पन्न रोग। और सैरागोसी में क्या होता है, तो गर्भ की क्रियादारी होती है। ठीक है, और ट्रांसजेनिक्स में क्या होता है, जीनों में परिवर्तन करने वाला विज्ञान। नेक्स्ट है कराए सूर्योदय और सूर्यास्त। कराए कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का दीर्घवृत्ताकार देखने का मुख्य कारण जो है ना क्या है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का दीर्घवृत्ताकार देखने का जो है ना मुख्य कारण क्या है, बताइए। तो 79 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए, रिफ्रैक्शन। क्या होगा, अपवर्तन। क्या कहेंगे, अपवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को किस प्रकार की जो है ऊर्जा में क्या करती है, बदलती है, बताइए। कह रहा है इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में बदलती है, बताइए क्या होगा। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यांत्रिक ऊर्जा। क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण के एसआई मात्रक में सेकेंड का जो है ना घातांक क्या होता है, बताइए। त्वरण के एसआई मात्रक में सेकेंड का घातांक क्या होता है, बताइए क्या होगा। तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, -2 होता है। कितना होता है, -2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कराए पृथ्वी और किसी सेटेलाइट के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसे तेजी प्रदान करता है, बताइए। कराए पृथ्वी और किसी सेटेलाइट के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसे तेजी जो है ना प्रदान करता है, बताइए क्या होगा। तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिकेंद्रीय बल। क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है कराए प्रकाश में वस्तुएं
किस कारण से जो है ना दिखाई पड़ती है, बताइए। क्रय प्रकाश में वस्तुएं किस कारण से जो है ना दिखाई पड़ती है, बताइए क्या होगा। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रकीर्णन के कारण। क्या होगा, प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रय कथन दिया हुआ है, यहाँ पे कारण दिया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है उपयुक्त कथनों में से विचार कीजिए और नीचे दिए कथन का जो है ना सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। तो पहला कह रहा है, कथन ए कह रहा है कि तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को क्या होती है, वरीयता दी जाती है। ये क्या है, तो सही है। तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। ये क्या है, तो बिल्कुल जो है ना सही है, ठीक है। और आर कह रहा है कि कथन कारण कह रहा है कि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का जो है ना अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से क्या है, ऑक्सीकृत नहीं होता है। ये क्या है, ये भी जो है ना सही है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है और ए जो है ना आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ब्रेड या केक फूलने और नरम और सुगंधित बनने में किस गैस का जो है ना योगदान होता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेड या केक फूलने और नरम और सुगंधित बनने में किस गैस का योगदान होता है, बताइए किस गैस का होता है। तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 का होता है। किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब किसी तत्व के परमाणु की एक से अधिक द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी तत्व के परमाणु की एक से अधिक द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं, बताइए उसे क्या कहते हैं। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोटोप कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो वह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में जो है ना होती है, बताइए। कह रहा है कि जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो वह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में होती है, बताइए क्या होगा। तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या होगा, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कथन क्या है, तो सही है, बताइए। कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कथन सही है, बताइए। ऑप्शन को पढ़िए और आंसर बताइए कि कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए क्या होगा। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, दो या दो से अधिक अभिकारकों में से एक जो है ना एकल उत्पाद क्या होता है, तो बनता है। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो दो या दो से अधिक अभिकारकों में से एक क्या है, तो एक एकल उत्पाद से क्या होता है, बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है ओजोन परत में जो है ना छिद्र का मुख्य कारण क्या है, बताइए। ओजोन परत में छिद्र का जो है मुख्य कारण क्या है। तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बड़े शीतगृह संयंत्र और घरेलू परिस्थितियों में अमोनिया और CFC के उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि बड़े शीतगृह संयंत्र और घरेलू परिस्थितियों में अमोनिया और CFC के उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करने बोल रहा है। इसमें कथन और कारण दिया है, कौन सा कथन कारण जो है ना सही है, बताइए। तो कथन कह रहा है, कथन ए कह रहा है ना कि बड़े शीतगृह संयंत्रों में अमोनिया का उपयोग किया जाता है जबकि घरेलू परिस्थितियों में जो है ना CFC का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल क्या है, सही है। तो कथन में कह रहा है कि बड़े शीतगृह जो है ना संयंत्रों में अमोनिया का उपयोग किया जाता है जबकि घरेलू परिस्थितियों में CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है, बिल्कुल क्या है, सही है। और कारण कह रहा है कि अमोनिया को कम दाब और परिवेश तापमान पर क्या द्रवित किया जाता है, क्या है, गलत है। कम दाब नहीं, उच्च दाब पर होता है, ठीक है, ये क्या है, तो गलत है। तो कथन ए सही है लेकिन आर क्या है, तो गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, ए सही है लेकिन आर क्या है, तो गलत है, ठीक है। नहीं देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है तो आप लोग बना लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग डिस्कशन का जो है ना PDF जो सेंड करेंगे आप लोग देख लीजिएगा, जो है ना आपको मैथ बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो है ना आप क्वेश्चन सेंड करिए ग्रुप में, आपको जो है ना उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो है ना मैथ के लिए स्पेशल जो है ना एक ग्रुप बनाया जा रहा है स्पेशल बिहार दरोगा का। तो आप लोग जो है ना कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ ग्रुप अगर बनाया जाएगा तो आप लोग के हेल्प होगा कि नहीं होगा। आप लोग बनाना मतलब बताइएगा कि हाँ ग्रुप बनाया जाए स्पेशल मैथ के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि बिहार दरोगा मेंस के लिए ना मैथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस ग्रुप में जो है ना बहुत सारे लोग मतलब बिहार दरोगा के ही हैं। राहुल स्टडी ग्रुप जो है ना बिहार दरोगा का ही जो है ना इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि बिहार दरोगा के लिए जो है स्पेशल जो मैथ ट्रेनिंग का जो ग्रुप बनाया जा रहा है तो बनाया जाए या नहीं जाए, तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोग इसका मैथ बना लीजिएगा और बाकी सर के द्वारा जो है ना इसका सोल्यूशन दिया हुआ PDF में, सोल्यूशन PDF में, तो आप लोग वहाँ से जो है ना हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आंसर बता दे रहे हैं 91 का जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, ठीक है।
और 92 का जो सही उत्तर क्या होगा, 92 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो ए होगा। आगे देखिए 93, 93 का जो राइट आंसर क्या होगा, 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो सी होगा। और 94 का राइट आंसर क्या होगा, तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए 95, 95 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर एक होगा, ठीक है। और 96 का राइट आंसर क्या होगा, तो 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा, डी होगा। आगे देखिए यहाँ से जो है ना इंग्लिश का क्वेश्चन है, 2 इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा और 2 हिंदी का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि चेंज ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। यहाँ एक्टिव टू पैसिव वॉइस दिया हुआ है, द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन टू क्या है, टू द स्टूडेंट्स, क्या होगा बताइए। तो 97 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, द लेसन इज एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट बाय द क्या होगा, टीचर होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ से नरेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये नरेशन क्वेश्चन है। तो कह रहा है सी सेड आई विल फिनिश माई होमवर्क बाय क्या है, टुमारो। बताइए इसका आंसर क्या होगा, सी सेड आई विल फिनिश माई होमवर्क बाय क्या है, टुमारो। तो 98 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सी सेड दैट सी वुड फिनिश हर होमवर्क बाय क्या होगा, टुमारो होगा। चलिए आगे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्षों में होने वाली रेखांकित वाक्यांश के लिए शब्द का चयन कीजिए। 3 वर्षों में होने वाली रेखांकित वाक्यांश के लिए शब्द का जो है ना चयन करने बोल रहा है, तो कौन सा शब्द होगा। तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, त्रैवार्षिक होगा, क्या होगा, त्रैवार्षिक होगा, ठीक है, याद रखिएगा। 3 वर्षों में होने वाली रेखांकित वाक्यांश के लिए क्या होगा, त्रैवार्षिक होगा। और 1 वर्ष तक चलता रहने वाला क्या होगा, वार्षिक होगा। और 6 माह वाले क्या होती है, छमाही या तो वार्षिक कहते हैं उसको, और 1 माह वाले जो है ना मासिक होता है, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट नंबर 100 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म जो है सबसे भिन्न है। इसमें सबसे भिन्न छांटना कि सबसे भिन्न जो है ना कौन सा है, बताइए। तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, पियानो। और बाकी सभी क्या है, तो सभी जो है ना एक जैसी है, ठीक है। पियानो क्या है, तो अलग है, ठीक है, पियानो क्या है, तो अलग है। तो ए रहा, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहा। आप लोग को जो है ना ये क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग के लिए जो है ना इतनी मेहनत के लिए बावजूद आपको क्लास करवाया जाता है। मेहनत किस जो है ना आप लोग के लिए जितना मेहनत किया जाता है कि नहीं आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं ना कि आपको जो है ना जितने लोग जुड़े हुए हैं कि उनको जो है ना मतलब जो जुड़े हुए हैं उनको 100% फ़ायदा ना हो। एकदम 100 से जो है ना जितना हो सके आप मतलब आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए, आपको जो बेहतर जो है ना आप लोग के लिए क्लास करवाया जाए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है ना क्लास के बारे में जरूर बताइएगा। और जिनको जो है ना बिहार दरोगा जो बैच ज्वाइन करना है, होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट बैच, वो जो है ना स्टार्ट हो चुका है। प्रैक्टिस सेट बैच 3 आ गया है, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। उसमें जो है ना शुरू से आपको घटनाचक्र होमवर्क और प्रैक्टिस सेट जो है ना, जो जिसे ड्रीम डोज है, एरिटेरिया है, प्लेटफॉर्म का भी आने वाला है, ये सारे प्रैक्टिस सेट जो है ना आपको उस ग्रुप में जो है ना करवाया जाएगा। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और आपका जो उस ग्रुप का जो वैलिडिटी है ना, आपका बिहार दरोगा जब तक पीटी एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको जो है ना उस ग्रुप में आपको सारा कंटेंट आपको प्रॉपरली तरीके से मिलता रहेगा। या तो प्रैक्टिस सेट हो और घटनाचक्र जो 6 बुक है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट, और इसमें क्या है दृष्टि का जो है ना जीके का भी उसको ऐड कर दिए हैं। आपको दृष्टि में क्या होता है ना कि दृष्टि सामान्य ज्ञान जो है, जो क्विक बुक नोट्स है, उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे लूसेंट में कोई टॉपिक अगर नहीं है तो आपको दृष्टि सामान्य ज्ञान में जो है ना आपको मिल जाएगा। तो उसको भी जो है ना पूरा करवा देंगे। ग्रुप में जुड़िए। आप सभी को अगर जुड़ने में कोई परेशानी हो रहा है तो आप जो है ना इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके जो है ना आप बात कर सकते हैं। और कोई परेशानी होता है तो ठीक है ना, आपको सारा जानकारी इस नंबर पे कॉल करके मिल जाएगा। बाकी सारा जो है ना टेलीग्राम चैनल पे डिटेल दिया हुआ है, क्या क्या इस बैच में करवाया जाएगा, आपको सारा जानकारी वहाँ पे मिल जाएगा। और बाकी इसका PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, उसमें जो है ना 17,000 प्लस मेंबर हैं, ठीक है, 17,000 प्लस मेंबर हैं। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारा जो है ना आपको हर टेलीग्राम ग्रुप से जो है ना आपको हट के जो है ना वहाँ पे कंटेंट क्लास सारा कुछ दिया जाता है। उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।